Thank you. Okay, guys, let's start. Okay. So, firstly, welcome to the biology marathon. Okay. आपकी बोर्ड्स कितने दिनों में है? Okay, so around 26, 27 days are left. Okay, 18 days. Okay, 18 days are left. Whatever. So let's just be very clear on one thing. If you want to talk to each other, you cannot, right? So if you have any doubts or anything at all, you can raise your hand and politely ask him, "I'm ये क्या है, ये नहीं समझ आ रहा," or whatever it is. Let's keep it a very interactive session. अगर आप whatever I say वो believe करते हैं फिर वो करते हैं तो this by the end of this session that is 6:37 p.m. तक आपका तमाम बायोलॉजी का जो कंटेंट है that is 5 chapters आपके अच्छे से हो जाएंगे. If you want to talk, don't do that I just said, right? Late. So आप जिस एकेडमी में आए हैं यहाँ पे 11th and 12th पढ़ाया जाता है. I hope you know that, right? बहुत सारा कंटेंट आपका जो बायोलॉजी का है इस बुक में, the book you have in front of you, वो बहुत ही सिमिलर है 11th और 12th के कंटेंट से. ठीक है. तो इफ यू वांट उसका बाद में लास्ट में मैं एक आपको ग्लिम्स दिखाऊंगी कि भाई अगर आपको साइंस लेने की इच्छा है कि भाई आपको बायोलॉजी पीसीबी का कॉम्बिनेशन लेने की इच्छा है तो आप वो चीज कर सकते हो. मीनवाइल अगर बीच में किसी भी बच्चे के ओर से प्रमोशन फील हुआ तो उस बच्चे को अलग करके यहाँ बिठा दिया जाएगा. तो भाई हाँ ना ये सब करने की कोई रिक्वायरमेंट. हेलो. हेलो. हो गया. हेलो. हेलो. थैंक यू. ग्रेट. सो यस व्हाट आई वाज कंटिन्यूइंग इज बहुत ही सीरियस टाइप की पढ़ाई होती है यहाँ पे. लोग मेडिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर डिसाइड करते हैं. तो अगर आप यहाँ पे है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम हमारा 10th यहाँ पे सिक्योर करने आए हैं. और वो तो जैसे जो 5 चैप्टर मेरे हवाले हैं आज वो तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ ना कुछ सीरियसनेस रिक्वायर्ड होगी. आपको ब्रेक बीच में दिया जाएगा. लेट्स सी ऑन कंप्लीशन ऑफ लेट्स से 2 चैप्टर्स वी कैन थिंक ऑफ अ ब्रेक. अगर बहुत आपको एग्जॉस्टेड या कुछ लग रहा है यू कैन टेल मी मैम अभी कैन वी टेक अ ब्रेक और समथिंग, सो दैट विल बी डन. ठीक है. एक चीज अकेडमी में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती वो है बदतमीजी. सो वो किसी भी बच्चे की टॉलरेट नहीं की जाएगी चाहे वो इन हाउस हो या बाहर से कोई भी सेशन लेने आया हो. ओके. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, हो सकता है ना, मतलब आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो या किसी भी फैकल्टी से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वी रिसेंटली गॉट एन अवार्ड फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया बाय द हैंड्स ऑफ साइना नेहवाल. so that is a very big achievement for us, so you are in good hands today. Okay, so don't worry about it. Okay, can we start the session now? Great. Fine. So firstly as we mentioned last time आपने मुझे बोला था कि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में डाउट्स है, राइट? सो लेट्स, जैसे मैंने कहा, एक इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं. कुछ आपके एंड से मुझे बताएंगे व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नो कोरस आंसर्स, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड आंसर मैम दिस इज व्हाट इट इज. ज्यादा से ज्यादा गलत जवाब होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी कि भाई ये नहीं ये होता है.
तो जवाब देने में आपको शाय फील करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो एनीबॉडी, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? फास्ट, कोई ऐसा है जिसने चैप्टर पढ़ा है? पढ़ाया तो होगा। तो बताओ क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? बायो में कभी भी वर्ड के मीनिंग से ही आगे जा सकते हैं, ठीक है। वो आज के कुछ चैप्टर्स में एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। नहीं है आइडिया तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कोई भी स्कूल है या फिर कोई सेंटर है, घर में कोई मेन पर्सन होता है ना, हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, लाइक यू नो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चीजें चलेंगी, तो वो एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब उसने सबको बोला है, कुछ डेलीगेट करते हैं टास्क। जैसे आपके स्कूल में भी होगा कि भाई हेड गर्ल या हेड बॉय होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये वो जो भी बहुत सारे नेम्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब एक सिस्टम होती है जिससे वो सिस्टम स्मूथली चले, उसके लिए मैनेजमेंट होता है। तो ह्यूमन बॉडी में और या फिर प्लांट्स में, लेट्स से जो लिविंग थिंग्स है, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में होता है। सो स्टार्टिंग में वी आर सीइंग कि इसको किसके बारे में मेंशन किया है? एनिमल्स के बारे में। डू वी कम अंडर एनिमल्स? नो। So do you come under plants? And what do you come under? So we come under animals, right? So animals के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो हम लोग स्टडी करेंगे, और हम लोग डेप्थ में जाएंगे कि किस तरीके से वो प्रोसीड करता है। इस चैप्टर में मैम आप सिर्फ बता रहे हो, मुझे ये बताओ कि बोर्ड्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसलिए आया हूँ। तो बता देती हूँ कि आपके कुछ पेपर्स भी हम आज सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रेन का डायग्राम है। इफ यू हैव दैट क्वेश्चन, ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने अपन को आना चाहिए। दूसरा, बायोलॉजी सिंस डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैं पहले डायग्राम ही बता देती हूँ। एक ब्रेन, दूसरा है न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपको पता है सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना होता है? 4 मार्क्स का। तो उसके लिए आराम से, या फिर 5 मार्क्स का, तो आराम से ब्रेन का डायग्राम उसके लिए आ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में समझो 4 या 5 मार्क का जो भी क्वेश्चन है, आपको पूछा है एक्सप्लेन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि भाई इसमें डायग्राम करूं या ना करूं, वी हैव टू डू इट। पूछा है नहीं पूछा है डजेंट मैटर, देयर इज अ टेक्निकलिटी टू इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने, आपको क्या लगता है मतलब 5 मार्क के आंसर के लिए कितना पेज भरना पड़ेगा? 1, कौन है 1? 1 पेज, 5 मार्क्स का आंसर, 1 पेज इज नॉट ओके, ठीक है। तो 2 से 3 पेज समझ के चलते हैं, ठीक है, 2 से 3 पेज। तो 2 से 3 पेज आप तो भरने से रहे, ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करोगे मैंने हैंडराइटिंग कितने स्ट्रेच करूं, कुछ कैंसिलेशन करो, ये सब हम देख चुके हैं। तो हमें क्या करना है इस चीज को करने के लिए? लेट्स से यू स्टार्टेड द क्वेश्चन हियर, अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम एट द सेंटर ऑफ द पेज बना दो, आधा पेज उधर आप खा गए, ठीक है। नाउ इससे और भी क्या होता है और क्या फायदा होता है हमें, कि आपको तो कंटेंट लिखने बोला था, अब चांसेस है कि आपको इतना कंटेंट शायद याद नहीं है, या याद है भी तो भी अगर कंटेंट में इतना दम नहीं है, तो उसको डायग्राम्स के लिए तो मार्क देना ही पड़ेगा। ये रूल है बोर्ड का, ठीक है। उन्होंने भले ही नहीं पूछा और आपने किया है, बट इट मीन्स दैट यू नो योर कंटेंट। आपने जरूरत से ज्यादा कंटेंट दिया है, तो उसके लिए वो आपको 1.5 से 2 मार्क तो उनको देने ही है डायग्राम के, रहे दूसरे 2.5-3 मार्क्स तो वो आपका कंटेंट बना लेगा। दूसरी चीज, जो आपके बोर्ड का पेपर चेक करते हैं वो टीचर्स बिल्कुल भी ऐसे एसी वाले प्यारे से क्लासरूम में नहीं बैठ, उनको गवर्नमेंट बहुत ही खराब जगह देती है बैठने के लिए, घर से अगर झगड़ा करके आए तो और मूड खराब होगा। तो मेरा पॉइंट क्या है, बिकॉज वी हैव फेस्ड दीज सिचुएशंस वेयर कुछ भी आप रबिश लिखोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, और वो आपका पेपर पढ़ने नहीं वाले। ऑब्वियस बात है ना, आपका इतना बड़ा 80 मार्क का पेपर क्यों पढ़ेंगे, वो हर एक बच्चे का लाइन टू लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे? तो जब भी आपने कंटेंट लिखा है, लेट्स से आपने बहुत सारी चीजें लिखी है, तो वो पूरी चीज तो पढ़ने नहीं वाला, तो उसको जो पढ़ना है वो आप हाईलाइट करके दे दो। यहाँ पे सपोज आपने एनसेफेलोनेस वर्ड लिखा है, ठीक है, तो उस वर्ड को आप सेपरेटली अंडरलाइन करके उसको दे दो। उसको पता चलेगा कि आपने वो आंसर में 5 से 6 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आपको पता बायोलॉजी कंटेंट वाला है, इसमें वर्ड्स होते हैं, कोई रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, वो आप हाईलाइट करके दे दो। तो वो जब हाईलाइट करेंगे, वो देखेगा ओके 4-5 चीजें लिखी है, खत्म, दे विल गिव यू द मार्क्स।
दे रिक्वायर दैट आपको मार्क्स चाहिए तो दोनों को जिस तरीके से चल रहा है ना वैसा आपको करना है। समझ में आया? कौन कौन पैराग्राफ राइटिंग करता है? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन दिया हो उसके लिए पैराग्राफ पैराग्राफ के पैराग्राफ ठोक दिए आंसर में, कौन है ऐसा? कोई पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। You have to write it point wise. Do you know how to make points? 1 2 3 4? No, you will not write numbers. अब मैं एग्जामिनर हूं, मैं सालों से पेपर चेक कर रही हूँ, तो मुझे पता है इसमें 10 पॉइंट है। तुम 9 लिखोगे तो मुझे पता है मुझे मार्क काटते हैं। तो यू आइदर राइट अल्फाबेट्स और यू पुट बुलेट्स। डिड यू अंडरस्टैंड? जी और एच तक मैंने लिखा, एच तक मैं काउंट नहीं करूंगी कि इसने 8 पॉइंट लिखे या 7। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा? So whenever you write points, let's say A, B, C, D, so मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी कि कितने, if it is a very huge answer. ठीक है? तीसरी चीज फिजिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा ट्राई करती हूँ मैं समझाने की। आप जिस पेन से अभी लिखते हैं उससे एक स्पीड बन गई है आपकी, तो अब जब बोर्ड जाएगी तब वो टीकाकरण होगा, फिर तभी नई पेन लोगे, वो सब मत करना। और अगर सॉरी नई पेन ले रहे हो तो वही लेना जो आप अभी यूज कर रहे हो, उससे आपकी स्पीड पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, नर्वसनेस होती है एक्सेट्रा सब होता है। डोंट ऐड टू इट। इज दिस वेरी क्लियर? सो यूज द सेम पेन दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ, और जो पेन यूज करनी है वो करना शुरू कर दो, टाइगर और कैन वर्क फॉर यू। ठीक है? तो ये मैंने आपको हैक्स बता दिए कि भाई बोर्ड्स में कैसे करना है। डायग्राम ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द पेज, नो लेफ्ट नो राइट। मार्किंग के लिए शायद बताया सारे मार्किंग्स एक साइड, बताया है ऐसा कुछ? अरे डायग्राम में मार्किंग करते हो कि नहीं? तो वो एक साइड पे होते हैं, दोनों साइड चलता है, क्या हुआ? कुछ शेयर करने का मन कर रहा है तो ओके। तो ये समझ में आया? आप राइट हैंड साइड भी सारे कर सकते हो, जैसे स्कूल में बताया गया है आप वैसे करिए, कोई टेंशन नहीं है उसमें, क्योंकि सब स्कूल में अलग अलग वे में बताया जाता है। ऑलराइट, दैट बीइंग सेड, न्यू सेक्शंस ऑन न्यू पेजेस। सेक्शन ए है तो न्यू पेज पे तो ऑब्वियसली होगा, पर अगर सेक्शन ए का आंसर यहाँ खत्म हो रहा है, इतनी जगह है, इधर बी मत लिखना, तुमने पैसे भरे वसूल करो, नए पेज पे लिखो, लीव दैट स्पेस। और हैफ हैजार्ड मैनर में क्वेश्चन आंसर मत लिखना, इधर पहले 5 लिख दिया, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, किसी को मजा नहीं आता है। और अगर आपको लगता है कि आप बोर्ड का पेपर खुलवाओगे कि नहीं मेरे मार्क्स तो बढ़ेंगे, तो आई माइंड यू सबका एडमिशन भी हो गया है तब तक, जब तक आपका पेपर भी नहीं खुला। तो डोंट डू दैट, मतलब कोई ऐसे ऑप्शंस मत छोड़ो जिसमें आपको ऑब्वियस चीजें करनी पड़े। बॉल पॉइंट पेन यूज करना, जेल पेन, पानी किसी से भी गिर सकता है, तो आपका सारा मेहनत पानी। समझ में आया? तो ये हैक्स हो गए। अब उसके सिवा की जो चीजें रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, उस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है? सो वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी हो सकता है। यस, सो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दैट वी विल चेक। सबसे पहली चीज है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। व्हिच डायग्राम एम आई ड्राइंग राइट नाउ? Neuron, okay. What is this exactly? What is a neuron? It is a cell, right? तो नॉर्मल सेल्स तो मैम मुझे ऐसे सर्कुलर दिखते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज सेल्स कैन हैव डिफरेंट shapes and sizes depending upon their utility and function. Very good. ठीक है? तो मेरे ये जो सेल्स हैं इनका फंक्शन कुछ ऐसा है कि इनको अलग अलग कनेक्शंस बनाने होते हैं, इसलिए इनका शेप ऐसा है। राइट? सो ये जो सेल है इसमें दिस बिकम्स माय न्यूक्लियस। राइट? तो सारे मार्किंग्स कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो मुझे बताइए किसमें कौन सी चीजें हैं। फर्स्टली व्हाट आर दीज? डेंड्राइट्स। व्हाट इज दिस? cell body also known as cyton. Okay, this entire, yes, did anybody call me? Okay, so this entire thing actually is the cell body. इसका मतलब पता है आपको क्या है कि ये सेल ये शेप का था, लेकिन इसमें से उसका एक प्रोसेस है, मतलब एक हाथ जो फाइबर है वो थोड़ा एलोंगेट हो गया और उसके वजह से अब उसका ये स्ट्रक्चर हुआ है।
इसलिए ये मेरा मेन सेल बॉडी होता है। आपको पता है मेन सेल बॉडी में क्या क्या चीजें होती है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सो ये जो मेरा ये है न्यूक्लियस, दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे और क्या होता है? क्या? सेल ऑर्गेन्यूल्स, बट एक स्पेसिफिक चीज होती है कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पढ़ा है? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो ये जो फाइबर है जो इलोंगेट हो गया है उसे क्या कहते थे? डेंड्राइट। बट ये इलोंगेट हो गया है, इसके आसपास प्रोटेक्टिव सेल्स है, तो अब मैं इसे क्या कहूंगी? एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के एंड में कुछ है, क्या मैं इसे एक्सॉन टर्मिनल बोल सकती हूँ? एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन एंडिंग्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, दे आर ऑल करेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज, एक्सॉन को ये कवरिंग क्यों मिला है? एग्जैक्टली आपको पता है? अभी पता नहीं, कभी कभी बताया होगा, अरे सर पे नहीं मारते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूरॉन्स आर इनडिविजिबल सेल्स। न्यूरॉन्स के पास सेल डिवीजन की शक्ति है ही नहीं। आप कभी भी whenever you bathe and all तो डेड सेल्स निकल जाते हैं और ऊपर फिर दूसरा नया सेल का लेयर आता है, पर ये चीज न्यूरॉन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये एक बार अगर मर गए तो ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। दीज आर कॉल्ड श्वान सेल्स। ओके, दूसरी चीज, श्वान सेल्स के बीच में ये एक स्पेस है, जैसे नोड्स होता है ना स्टेम पे, वैसे इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर सिंह, नोट्स ऑफ हैंडवियर, बट रणवीर सिंह के नाम से आसानी से याद हो जाता है, तो ठीक है, राइट। एंड एक्सॉन टर्मिनल्स पे वी हैव दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर दीज कॉल्ड? डोंट नो देम? साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। अगर नहीं दिया है तो इट्स ओके, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है, बिकॉज न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? ओनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? केमिकल एज वेल, इम्पल्स कैन बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो मैम आप जो भी बोल रहे हो अगर मेरे हवा में जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? आपके फ्रेंड ने आपको चाटा मारा, तो आपको मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में कहाँ से मैसेज जाएगा? स्किन पर से ना। सो हमेशा मैसेज जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन में जाता है। समझ में आया? इससे हम किस चीज पर आ रहे हैं? हम नीचे वाले डायग्राम की तरफ आ रहे हैं, जिसकी जहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ऑल लिखा है। सो बी विथ मी, ये बहुत टेक्निकल चीज है। आपको चाटा पड़ा, आपकी स्किन इज अ सेंस ऑर्गन। और कितने सेंस ऑर्गन है आपके पास? एंड स्किन, नोज, आईज, माउथ, ईयर्स एंड स्किन। प्लीज डोंट ब्रिंग सिक्स सेंस ओवर हियर, ओके। तो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे, जो हमें आसपास क्या हो रहा है ये मैसेज भेजते हैं। अगर आपको ठंडी लग रही है तो भी आपकी स्किन ही बताती है ना ब्रेन को। तो स्किन में अंदर न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, जो ये मैसेज लेके किधर लेके जाएंगे? ब्रेन के पास। ब्रेन में एक एसोसिएशन एरिया है जो ये मैसेज लेता है और क्या रिस्पॉन्ड करना है वो मैसेज देता है। समझ में आया? वो जो मैसेज आएगा रिस्पॉन्स वाला, वो कहाँ आएगा? स्किन के पास ही आएगा। कहाँ आएगा? इफेक्टर के पास। इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट करेगा, जो आपके बॉडी में से इफेक्ट करेगा उसे इफेक्टर मसल कहते हैं। समझो जहां से मैसेज आ रहा था वहीं पे जाता है, स्किन में ही मैसेज जाता, स्किन क्या ही कर लेगी? तुम्हें तो चाटा मारना है ना, तो चाटा मारने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेम्बर, आपका बॉडी का जिस पार्ट को आप मूव कर रहे हैं, मसल उसके ऊपर के पार्ट में काम करता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड जिमिंग? डंबल्स या कुछ कभी ट्राई किया है लाइफ में? हाँ, तो आप कभी कभी ये वाली एक्सरसाइज करी है, डंबल कर्ल। सो हाउ डू यू डू इट? दिस मे बी द डंबल, ठीक है, यू आर डूइंग दिस। आप कौन सा पार्ट मूव कर रहे हैं? फोर आर्म। और आपको बनाने क्या है? बाइसेप। तो आप फोर आर्म क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज जो पार्ट मूव करता है ट्रेन, उसका कौन सा मसल होता है? ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? सो व्हेन आई मूव दिस, व्हाट एम आई ट्रेनिंग? दिस।
ठीक है, वैसे ही यू कैन एक्चुअली सी दिस हैपनिंग व्हेन यू डू दिस, सी इफेक्ट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो आपने यहाँ मूवमेंट की तो मसल यहाँ का मूव हुआ। हम मसल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जो न्यूरॉन्स मैसेज ले आते हैं दे विल आइदर एंड इन ग्लैंड्स और इन मसल्स। तो चाटा मारा, बहुत दर्द हुआ तो टीयर ग्लैंड में आएगा, अगर वापस मारने का मन कर रहा है तो मसल में आएगा स्टिम्युलस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैसेज रिसीव कहां से होगा? कोई ना कोई सेंस ऑर्गन से, ठीक है। और मैसेज जाएगा कहां पे? मसल या तो ग्लैंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो इतनी मेहनत तो करो, राइट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मेरी तरफ कोई बस आ रही है तो मैम वो तो ठोक ही देने दो, लेक्चर तो नहीं दोगे, ठीक है। तो हाउ कैन आई गेट द मैसेज टू द ब्रेन? हु विल सेंड मी दैट मैसेज? Eyes, ears, right? They'll send the message to the brain. Now what will the brain do? Movement of leg, I will move. Imagine the message will go back to the eyes. मेरी आंखें क्या ही कर लेगी? It has to go to the legs. Okay, I have to move. Let the bus pass. Did you understand? अब अगर ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ हो तो ब्रेन तक जाने का टाइम है मेरे पास, तो इसमें कौन काम आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। हाउ डज इट लुक लाइक? है उसमें? मुझे नहीं दिख रहा है। जो आप देख रहे हैं वो वर्टिब्रल कॉलम है गाइस, दैट्स अ बोन। स्पाइनल कॉर्ड इज इन द सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट ऐसे बहुत सारे वायर्स का गुच्छा होता है ना, इट लुक्स लाइक दैट। उसको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट यू सी ओवर हियर, दिस इज द बोन, रीढ़ की हड्डी, और उसके बीच में से जो ब्रेन से जाएगा दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। Did you understand? It's an amalgamation of so many nerves together, because direct brain तक मैसेज पहुंचाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो सब कुछ वहां इंटीग्रेट होके ब्रेन में जाएगा या इमरजेंसी सिचुएशन में वहीं से आंसर मिल जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट कैन सेव यू फ्रॉम मेनी थिंग्स। अगर कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी तुमने कर दी तो बोलना इट वाज नॉट माय ब्रेन, इट वाज क्लियरली नॉट वर्किंग, my spinal cord was working. You can say that. Did you understand this? Any examples of reflex action? गर्म पानी को हाथ लगा देना, और कुछ? लेग में जॉक्स आना, sneezing. Sneezing is not a reflex action, it's reflex. Anything else? Pinch. हाँ, कोई और? आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हो ऐसा कोई रिफ्लेक्स? क्या? सडन शॉक आपको लगा है? लग तो रहा है, लग तो रहा है आपको देख। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? ये डायग्राम कितने मार्क्स के लिए आ सकता है पता है आपको? 2 मार्क्स और सो, ठीक है, फेयर इनफ। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, आई कंटिन्यू द डायग्राम हियर। ये न्यूरॉन टर्मिनल्स है, these are neuron terminals. When they have to end in a muscle, तो ये लिटरली मसल में अटैच होंगे और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज किया जाएगा। What are neurotransmitters? They are chemical substances. Is this very clear? Which means chemicals एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ट्रांसफर होते हैं। न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो एक नॉर्मल न्यूरॉन है, ठीक है, वो दूसरे न्यूरॉन में कैसे केमिकल मैसेंजर भेजेगा? दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है उसमें ये मैसेज जाता है। So always the message from the neuron will pass from cyton to axon. साइटोन से लेके एक्सॉन पे गया, अब कहाँ जाएगा? दूसरे न्यूरॉन के साइटोन में, साइटोन ना द मेन सेल बॉडी, फिर उसके एक्सॉन में, फिर तीसरे न्यूरॉन के साइटोन में और एक्सॉन में। इज दिस वेरी क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? डू यू हैव योर टेक्स्ट बुक्स विथ यू?
जस्ट गो थ्रू इट, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी गो अहेड। क्या प्रॉब्लम? नो डाउट्स इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। रिफ्लेक्स एक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, रिफ्लेक्स एक्शन भी ड्राइंग में आ सकती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। डू यू नो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट आर दे? कम ऑन, टेल मी। Okay, so you draw a hand over here. Mhm. This side also you'll draw something like this, and then you can draw a common thing. Then you start with the reflex action here. Mainly इसके इस जगह की बहुत importance है, क्यों? Because there is a message which goes from your sensory parts of the body, ठीक है? वो किसके through जाएगा वो message? Sensory neuron. Can anybody define sensory neuron for me? You please tell me what is a sensory neuron? What is a sensory neuron? बताओ, yes. मैं आपको देख रही हूँ। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? जो रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम वेयर? सेंस ऑर्गन से। रिसेप्टर नहीं, सेंस ऑर्गन पे, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन मतलब यहाँ पे स्किन है ना, इस केस में वहां पे जो मैसेज रिसीव करेगा वो मेरा सेंसरी न्यूरॉन है। दैट विल सेंड द मैसेज वेयर? इन माय स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके पार्ट्स है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां पे मैसेज जाएगा। अब वहां पे डिसीजन हो गया तो वो मैसेज किसके थ्रू वापस जाएगा? मोटर न्यूरॉन, दैट्स करेक्ट। आई ऑलरेडी टॉट यू मोटर न्यूरॉन कहाँ पे एंड हो सकता है? आइदर इन अ मसल फॉर्मिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ग्लैंड। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। सो दिस बिकम्स योर पाथवे। What is this white structure? It is your central nervous system. That is what you require over here. अगर टाइम है ब्रेन तक पहुंचाने का तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के तरफ मैसेज जाएगा, अदरवाइज मैसेज नहीं जाएगा। रिले न्यूरॉन भी होगा ऑफकोर्स। रिले न्यूरॉन क्या करता है? उसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं। वो एसोसिएशन करता है, मतलब मैंने मोटर से मैसेज लिया और सॉरी सेंसरी से मैसेज लिया और मोटर को मैसेज दे दिया, दैट्स माय रिले न्यूरॉन। बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी केस, ओके। सो इट्स ओके इफ यू डोंट ड्रॉ इट, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिड वी अंडरस्टैंड? तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ARC। एग्जैक्टली, रिफ्लेक्स एक्शन देखो एक एक्शन है, जैसे यू से डांसिंग, ड्राइंग, दीज आर ऑल एक्शंस, राइट। आर्क क्या है? दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन योर बॉडी, जो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आर्क आपको पता है ना, सेमी सर्कुलर शेप का होता है। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बॉडी में उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। इट इज द पार्ट डिसाइडेड बाय योर बॉडी कि भाई अभी मेरे ब्रेन के पास टाइम नहीं है प्रोसेस करने के लिए, तो हम रिफ्लेक्स आर्क से ही मैसेज ले लेंगे। समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वन इज एन एक्शन, अदर इज एन आर्क, विच मीन्स इट्स अ फिजिकल थिंग हैपनिंग इन योर बॉडी। क्लियर है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड एंड गेट इट क्लियर। ओके, डन। और कोई डाउट है रिफ्लेक्स एक्शन तक? यस और नो बताओ। ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करना आता है किसी को? आता है? करेंगे आप ड्रॉ? आ जाइए।
मार्किंग मत करना, ठीक है? मार्किंग हम लोग साथ में करेंगे, आप कर लो। आपको लर्न करना है ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करना, दिस विल कम 99.9% श्योर। यूज अप ऑल द स्पेस दैट वी हैव, मार्किंग्स कैन बी डन ऑन द साइड। वेट, वेट, कंटिन्यू। क्या मेरा लिखा हुआ भी चला जाएगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगा मुझे। जाने तो कोई बात नहीं। क्या हार्ट नहीं, ब्रेन। दिल और दिमाग अलग होता है। दिल में और भी दिल। वो दिल नहीं, वो oh, I did not know that. Put a dot over there and come again. Dot कर दो उधर। Now three hands one. अब कॉन्वोल्यूशंस बाद में करना, पहले ये वाले स्ट्रक्चर्स कर दो आप। Convolutions you can thicken this. Wait. No, you only do it. ओके, सबके ब्रेन अलग होता है। नो, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा? Burhan, please clap for him. He's done very nice diagram. All right, no, the diagram is very nice. क्या हुआ? So we showed the skull, don't worry. Okay, fine. So this is the structure of human brain. Okay, at least Burhan's brain. All right. So no, diagram is fantastic. आपको ऐसा ही diagram करना है. Again, where? In the center of the book, page, whatever. Fine. So human brain is a part or very, very important part of our human nervous system, you can say. और हमारा जो brain है, it अगर कोई खोल के उसे देखे, it looks like a vibrating curd. Curd होता है ना, एकदम slimy consistency वाला, yogurt जैसा होता है, वैसा दिखता है, ठीक है? ये जो folds है brain के, these are gyri and sulci. इसको कहते हैं gyri and sulci. However, brain is completely filled with neurons. We know that. तो हम लोग न्यूरॉन्स के साथ खेल नहीं सकते, मैंने कहा था वो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन सबसे बेस्ट लिक्विड से हो सकता है। तो विच इज द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन माय ब्रेन? इट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है? इट इज माय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो उसे एक बॉयंट
कंडीशन में रखता है कि उसको कोई इन्फेक्शन ना, ऑफ कोर्स दिस फ्लूइड इज फिल्ड विद थिंग्स जो इन्फेक्शन कॉज ना करने दे। समझ में आया? ब्रेन में ब्लड को जाने की जगह छोड़नी है कि नहीं? तो उसमें से नर्व्स भी पास होंगी जो ब्लड ब्लड वेसल्स के साथ जाएंगी। यस और नो? हमारा जो ब्रेन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड? देन कैन वी मार्क देम ओवर हियर? फिर उनके फंक्शंस डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द cerebrum. Okay, cerebrum is a part of forebrain. Is there anything else? Thalamus and hypothalamus. Can I say this is my hypothalamus? ओके मैंने जैसे कहा यू हैव अ वर्ड प्ले विद बायोलॉजी। हाइपो मीन्स बिलो, तो थैलेमस के नीचे है तो कौन है? हाइपोथैलेमस। इसके बारे में आप 11th में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, अच्छा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन। उसको अपन लास्ट में मार्क करते हैं। मिड ब्रेन पे आते हैं। हु इज अ पार्ट ऑफ माय मिड ब्रेन? पार्ट नहीं होता? चलो सही बोल रहे हो आप, का कोई एज सच पार्ट नहीं होता है। वी कैन जस्ट रैंडमली राइट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे एक चीज दिख रही है मुझे, व्हाट इज दिस? पिट्यूटरी ग्लैंड। यू नो व्हाट इज दिस आल्सो कॉल्ड? मास्टर ग्लैंड। इट इज द मास्टर ग्लैंड। इट इज इन अ शेप ऑफ अ पीस, एक बटाने जितना छोटा होता है, बट इट डिसाइड सो मेनी थिंग्स इन योर बॉडी। हम आगे हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, ये एज वाले बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है वो। ठीक है, तो वो आपके हॉर्मोनल जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड लेट्स गो टू अदर पार्ट। हाइंड ब्रेन पे चले। हाइंड ब्रेन में बेटा एक डायग्राम में हम चीज चेंज करेंगे, वो when we show medulla and pons, this is how the shape has to be. Is this very clear? ठीक है, let's start marking now. कौन सा पार्ट? what is this called? pons। इसको और भी कहते हैं pons varoli। ओके अगर आपके बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, but it is called pons varoli। what is this? cerebellum। अल्कोहलिक्स का फेवरेट जगह है। ओके ये बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, तो whoever is under alcoholic control, वो पर्सन पता है जो ऐसे ऐसे चलता रहता है, इट्स बिकॉज दिस थिंग इज नॉट इन कंट्रोल। ये बॉडी बैलेंस करता है। इसका एग्जाम्पल भी शायद आई डोंट नो बुक में दिया होगा, पता है वो काफी चौराहों पे वो ये एंटिक्स करते हैं, एक वायर होता है एंड द गर्ल इज वॉकिंग ऑन दैट बैलेंसिंग विद द स्टिक। That is one of the showcases ki how cerebellum helps in maintaining the body posture. Clear? Fine. Where is medulla? This is medulla. Surname भी बोल दिया, nice. Oblong. ठीक है. So let's now mark my forebrain, midbrain and hindbrain. Midbrain तो हमने mark कर लिया है. Forebrain. ठीक है. Do they have both or only one? Both of them in my forebrain. Then you have the midbrain and then you have 1, 2 and 3 in the hind है वो। जय हिंद मत बोलो, हाइंड ब्रेन है वो। ठीक है, सो हम जब ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं आपको पता है? इट इज लाइक दिस 1, 2 and 3। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में आप देख रहे हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। छोटा दिमाग कॉल्ड द हाइंड ब्रेन। ओके, फंक्शंस डिसाइड करें। कौन बताएगा? बताओ क्विक। हाँ सॉरी,
आप जिसका बताना चाहो, हम सेरेब्रम से ही स्टार्ट करते हैं, बताओ। ओके, मेन मेमोरी एरिया, मेन थिंकिंग एरिया, एरिया विच टेक्स केयर ऑफ ऑल योर सेंसरी फंक्शंस। सारे सेंसरी जो मैसेजेस आते हैं आपके सेंस ऑर्गन से, वो सारे वहां पे एसोसिएट होते हैं। वॉलंटरी एक्शन को ऑफिस वॉलंटरी एक्शन, जब आपको मैसेज आए, अब आपका दिमाग चाहेगा तो वो एक्शन करेगा, इसको क्या कहेंगे? वॉलंटरी एक्शन, जो आप क्लियरली अभी नहीं कर रहे। वॉलंटरी एक्शन करो बेटा, ऐसे हाँ बोलो, मना करो, कुछ तो करो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ वॉलंटरी एक्शन दैट इज टेकन केयर बाय द cerebrum. It is very huge, we can see. Okay, so how much part of the brain does it take up? 90 to 99% of the brain, let's say, is taken up by your cerebrum. It is a very huge part. और cerebrum और cerebellum में हमें confuse नहीं होना है, because cerebellum is like a broccoli over here. ठीक है, that's also called arbor vitae, that is the tree of life, उसको बोला जाता है। however cerebrum is over. उसके बाद hypothalamus पे चलते हैं। what is that? एग्जैक्टली मैंने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर में। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोला मैंने? पिट्यूटरी। सो दिस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, आपका जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या करेगा? ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे हॉर्मोन्स? स्टिम्युलेटिंग एंड इनहिबिटिंग। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से सुनो, अगर मुझे चाहिए कि मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करे थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड का ग्लैंड जो है उसे स्टिम्युलेट करने का हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करे, ये मैं चाहती हूं, तो मेरा हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिम्युलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, और फैक्टर नहीं, हार्मोन। इट इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर इज एनी मिनरल और एनी कंपाउंड, दिस इज अ प्रॉपर हार्मोन। समझ में आया? मतलब गो या फिर कैंसिल के जो सिग्नल्स है वो कहां से मिलते हैं? हाइपोथैलेमस से। बाकी सारा कौन सेंड करता है? पिट्यूटरी। समझ में आया? सो दैट्स माय मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके बुक में नहीं है, बट हमेशा कंटेंट यही होता है कि कभी कभी हमें कड़ियां जोड़ने में समझ नहीं आता कि इसको इससे कैसे जोड़ू, तो उसमें दैट्स वेयर अ टीचर कम्स इन, कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भले ही दे दिया, पर आपको समझ तो आया कि भाई ये दोनों कनेक्टेड क्यों है। वरना काफी बच्चों को समझ नहीं आता हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ आया आपको? फेयर इनफ। So hypothalamus is the master of master gland. Then we come down to my midbrain. Functions बताओ midbrain के। Connects forebrain and hindbrain. That is a very obvious function. Anything else? Exactly. Involuntary reactions को कभी मुझे process करना है तो ये मेरा midbrain करने में help करता है। Involuntary का मतलब क्या होता है बताओ? दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, वो आपके इनवॉलंटरी मसल्स कैरी आउट करेंगे। कहाँ होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स? स्पाइनल कॉर्ड मसल्स से बना है, तो आईज में इनवॉलंटरी मसल्स है। मतलब मैं चाहूँ तो बंद कर सकती हूँ, पर मैम लेक्चर में नहीं सोना है फिर भी नींद आती है, तो वो कौन सा मसल हुआ फिर? रेस्पिरेशन यस, डाइजेशन यस, किडनी, किडनी में मसल एक्सक्रीशन यस। सो इन शॉर्ट आपका जो बॉडी का विसेरा है, दिस एरिया इज नोन एज द विसेरल पार्ट। इसमें मेजॉरिटी सारे ही सिस्टम्स हैं, हम उस पर आने ही वाले हैं हालांकि। तो वो सारे सिस्टम्स को जो कंट्रोलिंग मसल्स है वो सारे इनवॉलंटरी है। हाँ, आप फूड गल्प डाउन यहाँ से कर सकते हो, पर अंदर का काम फूड का तो आप नहीं कर सकते, वो तो अपने आप ही होगा। उसको चर्न करने का काम बचपन से सुन रहे हैं कि स्टमक चर्न्स फूड, तो वो अपने आप होगा, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो अपने आप होने वाले काम है वो भी कौन टेक केयर कर रहा है? मिड ब्रेन। क्लियर? हाइंड ब्रेन पे चले। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स बताओ। सेरिबेलम,
पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टॉक बोलते हैं कि नहीं इनको? ब्रेन स्टॉक ना, मतलब ब्रेन को ऐसे मैं स्टॉक से पकड़ रही हूँ तो वो स्टॉक क्या है, उसमें पॉन्स है, उसमें क्या है, मेड्यूला है, इनको ब्रेन स्टॉक बोलते हैं। पता है ये कंटिन्यू होके क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? सो इफ यू लुक इट हियर, इधर देख, तो यहाँ पे व्हेन द मेड्यूला एंड्स फ्रॉम हियर, तो हम इवेंचुअली क्या निकाल रहे हैं उसमें से, हमारे पास एक नर्व्स का गुच्छा है which will run in the center of the vertebral column, spinal column। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, सीधे सीधे जो बुक में सवाल दिए हैं ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे, तो ध्यान दो। समझ में आया? ग्रेट। सो पॉन्स का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर है वो, तो रेस्पिरेशन में क्या ही कंट्रोल करना है, वो खुली सांस, उसमें क्या? पर तुम एनर्जी बोल रही हो, मैं समझ गई, उसमें पॉन्स का क्या कनेक्शन है? तो वही पूछ रही हूँ ना मैं। ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग रेट, तो बच्चों की ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है अपने कंपैरिजन में, ये तो पता है। स्लीप साइकिल, अरे मैं अभी ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ, रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। तुम मेलाटोनिन पे हो, मुझे मेलाटोनिन अभी नहीं चाहिए वरना मैं सो जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने ब्रीद इन किया, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? आपको तो मन है मैम 10 मिनट तक, पर अपने आप रुकती नहीं है, क्यों? कुछ होता है ना, मैं बेचैनी होती है कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग इन अगेन, ये जो होता है ना आपको, दैट इज योर पॉन्स बीइंग एक्टिवेटेड। ओके, तो आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं इसे, यहाँ पे मैसेज जाता है कि ब्रीद इन हो गया है, इनफ ऑक्सीजन आ गया है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग आउट। तो आपने ब्रीद इन किया, अब एक पॉइंट के बाद जब रहा नहीं जाता तब आपका पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आया? दिस इज द जॉब ऑफ पॉन्स वेरोली। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बीपी, हाँ सॉरी, ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत सारी चीजें है ना उसमें, बताओ। यॉर्निंग, यस। वॉमिटिंग, यस। वो सारे जो एक्शंस है वो सारे कौन टेक केयर करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। फिर हम सेरेबेलम पे आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बॉडी बैलेंस में वो हेल्प करता है। समझ में आ रहा है आपको? एनी डाउट्स इन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन? अच्छा, ब्रेन के कवरिंग्स बता देंगे एक बार आप? मैम इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके कवरिंग्स कितने? एक तो स्कल है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, उसको बोलते हैं क्रेनियम, पता है कि नहीं? द बोनी कवरिंग दैट यू हैव इज द क्रेनियम। फिर उसके अंदर ब्रेन के कवरिंग्स को क्या कहते हैं? मेनिंजेस, दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। देयर आर 3 मेनिंजेस है आपके पोर्शन में, कौन से है? बाहर से अंदर बताओ। नाम नहीं है, 3 है। ओके, ड्यूराप, एरेक्नॉइड एंड पाया, बट ठीक है, समझ आ गया ये। दीज कवरिंग्स आर नोन एज मेनिंजेस, एंड उसके ऊपर बोनी कवरिंग विच इज माय स्कल और क्रेनियम। ठीक है, कौन सा फ्लूइड था अंदर, वापस बताओ? ग्रेट, cerebrospinal fluid also called CSF। cerebrospinal है, तो कहाँ कहाँ होगा ये फ्लूइड? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज में बहुत सारी नर्व्स है, इसलिए इतना बड़ा बोनी कवरिंग है वर्टेब्रल कॉलम का। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, एक एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस पहले तो ये एरिया है, इसको थैलेमस कहते हैं, उसके नीचे है इसलिए बोलते हैं हाइपो, हाइपो मतलब बिलो। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड योर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब इन शॉर्ट क्या होगा, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पूरे बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन भेजता है, थायराइड का हार्मोन भेजेगा, स्लीप वेक का हार्मोन भेजेगा, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे। तो इन शॉर्ट बॉडी में जहां पे भी हार्मोन्स है पिट्यूटरी के वजह से,
लेकिन पिट्यूटरी को बोलेगा कौन कि अभी ये वाला भेजो, अभी ये वाला मत भेजो। ये काम कौन करता है? ये मेरा हाइपोथैलेमस करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज हैव अ लुक क्विकली। आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग अ लुक एंड बीइंग डन विद दैट टॉपिक, अपन वो टॉपिक पे वापस नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो जो भी डाउट्स है तभी के तभी आप क्लियर करिए प्लीज। ओके, so growth hormone is released by your pituitary, ठीक है। so growth hormone को अगेन रिलीज करना है और नहीं करना है, उसके लिए यू कैन से रिलीजिंग मतलब स्टिम्युलेटिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स आपका बेटा हाइपोथैलेमस भेजेगा। लेट्स से ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बॉडी में बताओ? बॉडी ग्रोथ मतलब यू वर एन इन्फेंट एंड नाउ यू आर यू नो दिस बिग, सो ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। बट एक एज के बाद आपकी हाइट ग्रो नहीं होगी, तो उसको क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ? वो हाइपोथैलेमस ने क्या मैसेज भेजा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ आते, पूछ के आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख ही दो। जैसे सपोज इनहिबिटिंग है, दैट इज टू स्टॉप समथिंग, ओके क्लियर। स्टिम्युलेटिंग मीन्स टू क्रिएट समथिंग, मतलब आप उसको स्टिम्युलस कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं कि ये काम करिए। नो डाउट्स। देखो मुझे बीच बीच में सवाल पूछने की भी आदत है, तो अगर आपको डाउट्स नहीं है तो मुझे आ जाएंगे। यस, एनीबॉडी वाज रेजिंग हैंड्स ओवर हियर। आप आपको डाउट है? हाँ, मतलब सब समझ आया ना? तो मैं पूछ लूं? बताओ पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। मैंने उससे पूछा, तो मैंने उससे पूछा। फोरेस नहीं होता है बेटा, एक्सक्यूज मी मैम। देख लिया? हाइंड ब्रेन के पार्ट्स बताओ। कौन सा फ्लूइड होता है बेटा आप बताओ ब्रेन में? सेरेब्रो स्पाइनल। बेटा एग्जाम आपको देनी है, मुझे मेरा 10th हो गया, ठीक है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड? Oh, chorus answers, come on. हाँ, अरे नहीं नहीं, कल तो ठीक है, दिस इज कल, ठीक है। द बोन, ब्रेन के 3 कवरिंग्स है, नाम तीनों के नहीं, क्यूमुलेटिव नाम क्या है उनका? आप यस, अब बताइए। ओके, गुड, फाइन, डन। चले आगे, कोई डाउट्स? ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटन सॉरी ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लांट्स पे चलेंगे। क्या प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? ब्रेन होता है? तो फिर आपने वो टच मी नॉट प्लांट पर से छुआ तो ऐसे कैसे हो गया ड्रूप? ओके, व्हाट इज दैट? हाउ कैन इट डू दैट? यू कैन immediately just let me finish my question, okay? So what I'm saying is when I have to make you do a reaction, right? I have to get a reaction from you, I have to give you a stimulus. So plants में who gets that stimulus? Shh, no talking. Yes, अब बताओ। जो पूछ रही थी उसको इलेबोरेट किया मैंने। नास्टिक मोमेंट पे कंटिन्यू कर। ओके,
अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस। तो इस जो एक्शन को जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्लांट था, ठीक है, इज इट कॉल्ड छुई मुई? ओके, वील कॉल इट टच मी नॉट। ओके, ओके, सो व्हेन दिस प्लांट वाज एट दिस लेवल, ठीक है, अगर इस प्लांट को आपने टच किया एट द टिप, ऑब्जर्व द पॉइंट, द टच वाज ओवर हियर। Can you stop talking? And if you know more than me, why don't you start and teach? I don't need an explanation. Come on, that's my job. Okay? So, touch me not go, you touch on the tip. Where does it droop from? You have to observe it droops from here. समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? This is the touch me not plant. ठीक है, यहाँ पे उसकी स्टॉक है, स्टेम से जहाँ अटैच्ड है। सो उसकी टिप पे अगर आप टच करेंगे ना तो एक्शन आपको यहाँ से मिलती है, राइट? सो ये साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया तब पता चला कि देयर वाज समथिंग दैट चेंज फ्रॉम हियर टू हियर। समझ में आया? अब आप जो बोल रहे थे इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो चेंज हो गए, ठीक है। अभी मेरा जो प्लांट था वो ये लेवल पे इसलिए था बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स थे, हरा भरा था, बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिससे वो ऊपर हैंग हो सकता था। अब वो वाटर मॉलिक्यूल सारे कहाँ डिपॉजिट होने लगे? ये एरिया में। उसके वजह से ये एरिया क्या हो गया? लाइट हो गया, तो इट कुड इजिली हैंग डाउनवर्ड। समझ में आया ये? तो जो मूवमेंट मेरा टच मी नॉट प्लांट करता है इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वाटर अपने आप उड़ के नहीं जाएगा, प्लांट्स में सेल्स होते हैं, तो सेल टू सेल मूवमेंट से वाटर वहां से यहाँ आ जाएगा। ये मेरे प्लांट की एक डिफेंस एंड ऑफेंस की स्ट्रैटेजी है। अगर कोई आप कहीं कोई डेस्टिनेशन पे गए, घूमने गए और वहां पे एक स्टैच्यू है तो आप फोटो खिंचवाएंगे, पर स्टैच्यू मूव करने लगे तो आप डर जाएंगे ना। तो वैसा ही ये प्लांट करता है, तो इससे एनिमल्स दूर रहेंगे, उसको खाएंगे नहीं, ऐसी उसकी एक ट्राई होती है। दिस इज इट्स ओन मैकेनिज्म कॉल्ड रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। दैट इज व्हाई वी से दैट कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी हो सकता है। समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं दिया है बुक में? कोर्स दिया है। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां जाना दिया है, बुक पढ़ो बेटा। ठीक है, समझ में आया प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? दीज आर कॉल्ड इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। दूसरा, ग्रोथ के लिए कोई मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? कुछ एग्जांपल देंगे आप? ओके, लाइट, लाइट केमिकल्स, यस। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पौधा रखा हुआ है, और यहाँ पे सनलाइट है। ओके, सो आपको क्या लगता है प्लांट कौन सी तरफ ग्रो होगा? सनलाइट की तरफ। बट प्लांट का क्या टुवर्ड्स द सनलाइट? विल इट बी द शूट? यस और नो? रूट्स तो नीचे ही ग्रो होते हैं ना, तो कहना है इसे रूट्स की जो मूवमेंट है दैट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ शूट। ऐसा है कि यहाँ पे सनलाइट होगी तो रूट भी उधर ग्रो होने लगेगा? इट्स नॉट नेसेसरी। चलो, हाँ, so but yeah, unless and until we have gravity on earth, I think the water will be resting below. पर हम तो विद रिस्पेक्ट टू सन बोल रहे हैं बेटा, तो रूट्स विद रिस्पेक्ट टू सन ग्रो ही नहीं होंगे, वो तो अपना कंटिन्यू ही करेंगे, राइट? अच्छा, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं बिकॉज ये साइंटिस्ट ने किया था। हम इस प्लांट को टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। अब जब आपने ये किया है, सन अभी भी यही है, तो प्लांट का स्टेम किस तरफ ग्रो होगा? राइट?
रूट अभी भी कहाँ ग्रो होंगे, नीचे की तरफ ही, राइट। वो या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, जिस भी तरीके से ग्रो, विल दे ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट स्टिल, नो। सो हमारे प्लांट में हम जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है वो दो चीजों के बेसिस पे स्टडी करते हैं। सो नंबर वन इज गोइंग टू बी स्टेम, और आप इसको बोल सकते हैं शूट। सेकंड इज माय रूट। समझ में आ रहा है? ट्रोपिक मूवमेंट्स किन किन के वजह से हो सकती है प्लांट में, उनको लिख लेते हैं। नंबर वन इज लाइट, ठीक है। सेकंड इज, आपने वाटर बोला था, वाटर भी हो सकता है। देन यू हैव ग्रेविटी, केमिकल्स, टच, ठीक है। तो इनके तरफ अगर आपकी स्टेम ग्रो होती है तो इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिवली वॉट एवर ट्रोपिक। अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है तो बोलेंगे नेगेटिवली, ठीक है। आप बताओ, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक? पॉजिटिवली, व्हाट इज फोटोट्रोपिक मीन? लाइट के तरफ। सो द वर्ड फोटो व्हेन यू यूज इट इन बायो इट मीन्स लाइट। इज दिस वेरी क्लियर? सो व्हेन माय स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। तो क्या मैं इधर पॉजिटिवली लिख दूं, समझ जाओगे? रूट, विल इट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट? तो नेगेटिव। Water, will stem grow towards water? No, negatively hydrotropic. Yes or no? और root, what about gravity? वो opposite direction में grow होता है ना हमेशा, so negative and positive. What about chemicals? Stem positive, root negative. Touch, root negative. It's very obvious, nobody goes and touches the roots, I think. However, is this very clear? ठीक है, so tropic movements clear है हमारे brain में? Any doubts? पक्का? Please go through this topic as well. Just check. I'll tell you. So, okay, now you get your pollen grain over here. आप reproduction का chapter पढ़ने ही वाले हो तो might as well listen. Okay, pollen grain it rests on the stigma. ठीक है, it will only germinate. What does the meaning of germination mean? Break open. Pollen grain कुछ नहीं करता है, it is a vehicle. मेल गैमीट्स उसके अंदर होते हैं। आपको पता है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, राइट। सो मेल एंड फीमेल गैमीट का यूनियन रिक्वायर्ड होगा जाइगोट बनाने के लिए। ओके, सो इसके अंदर मेरे दो मेल गैमीट्स है। जैसे ही सेम स्पीशीज का पोलन एंड स्टिग्मा साथ आएंगे, सेम स्पीशीज का मतलब क्या कह रही हूँ, एक प्लांट लेट्स से पोलन कांट बी फ्रॉम रोज एंड स्टिग्मा कांट बी फ्रॉम पेरिविंकल। They both either have to be from rose or both from periwinkle. समझ आया? ठीक है. So when they come together, my pollen grain will break open called germination, and it will grow a pollen tube. समझ आया? तो इसका क्वेश्चन था पोलन ट्यूब यहीं पे ग्रो कैसे होगी?
यहाँ पे आता है केमोट्रोपिज्म। ओके, तो ये मिडल वाला जो सेल है ये मेरा एग सेल है, मेरा मेन सेल है, लेकिन उसके आसपास है सिनर्जिड्स जो रिलीज करेंगे केमिकल्स, जिससे हमें पता चलता है कि भाई पोलन ग्रेन तो मुझे यहाँ पे ग्रो करनी है। समझ आया आपको? इज दिस वेरी क्लियर? सो दिस इज द केमोट्रोपिक मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिलीज्ड व्हाट? Chemicals. Pollen tube is growing in direction of what? Chemicals. So it is called as positively, positively so. Very small topic we have to address for plants before we go for hormones in animals. That is plant hormones. कितने plant hormones होते हैं बताओ? 5. कौन है 4 वाला? मत बोलो बेटा, बेस्ट अपने लिए आज। 5 hormones, ठीक है? Which 5? हाई इथिलीन में आप डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ वहाँ मत करिए, ठीक है? फाइन, सो वी हैव 5 hormones, ठीक है? आर दे कॉल्ड ग्रोथ hormones only? They can be called growth regulators, right? Why are they not called growth hormones? Because सारे के सारे growth promote नहीं करते, कुछ है जो aging promote करते हैं प्लांट में, called senescence. senescence word आया है? senescence मतलब aging है। जैसे आपका प्लांट कुछ टाइम तक ग्रो होने लगा, पर उसमें से कुछ पुराने लीव्स थे, पुराने फ्लावर्स थे, वो अब कैसे हो गए? एकदम ब्लैक हो गए हैं, उसमें से पूरा स्टार्च कंटेंट निकल गया है, वो एकदम डेड हो गए। तो उसमें ऐसा क्या हो गया जो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में नहीं हुआ? उसमें हॉर्मोन्स ने क्या किया? उसका सेनेसेंस जल्दी करवा दिया, मतलब उसका एजिंग करवा दिया, ठीक है? दैट इज व्हाई दीज प्लांट पार्ट्स फॉल ऑफ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वन हार्मोन एट अ टाइम। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। व्हाट डू दे डू? कम ऑन, growth of a plant, where are they present? क्या बोल? stem and root tips, guys, they are present at tips. So ये क्या प्रमोट करते हैं? सेल डिविजन प्रमोट करते हैं, पर लेंथ ग्रो करते हैं वो प्लांट, ठीक है? आपने काफी जगहों पे देखा होगा जो ग्रासेस या बुशेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कट किए हुए होते हैं, मतलब एक शेप दिया होता है ग्रासेस पूरे बुश को। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उसमें अपाइकल डोमिनेंस अपन ने निकाल दिया है। व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस? सुना है? ओके, ये मेरा प्लांट है, ठीक है? सो प्लांट में यहाँ पे, बिकॉज ये टिप है, यहाँ पे कौन होगा? ऑक्सिन। व्हाट विल इट कीप प्रमोटिंग? सेल डिविजन, जिससे क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी ना, लेंथ बढ़ेगी। सेम चीज मेरे रूट में भी होती है, ऑक्सिन रूट की भी ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है? इससे क्या होगा? बिकॉज मेरा प्लांट, ध्यान से सुनो, सारी एनर्जी यही डायरेक्शन में ग्रो होने में लगा रहा है, वो साइडवेज ग्रो ज्यादा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड अपाइकल डोमिनेंस, मतलब डोमिनेट करना कि भाई यही डायरेक्शन में ग्रो होंगे। तो इससे क्या होता है? आपने देखा होगा गार्डनर्स कट कर देते हैं बुशेस को, पता है प्रॉपर इतनी बड़ी कैची होती है, उससे देखिए कटिंग एंड शेप देते हैं। उससे क्या होता है कि ये डायरेक्शन में अब ग्रोथ कम हो गई, बिकॉज टेम्पररीली वो जगह के ऑक्सिन्स हट गए। तो अब ग्रोथ कौन से डायरेक्शन में ज्यादा होगी? लैटरल, साइडवेज। समझ में आया? तो ऑक्सिन जब प्रेजेंट होता है तब रूट एंड शूट का एलोंगेशन होता है, ठीक है? सेल डिवीजन से ही होता है, पर रूट एंड शूट का एलोंगेशन ज्यादा होता है। समझ में आया? चलो बताओ दूसरा, साइटोकाइनिन क्या करते हैं? सेल डिवीजन प्रमोट करता है, ठीक है? उससे भी प्लांट ग्रो हो सकता है, पर उसकी शूट रूट सब कुछ ग्रो हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन हुआ, ज्यादा ग्रोथ इम्पार्ट करेंगे। नेक्स्ट, जिबरलिन्स, जिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं उसके पार्ट को। ओके, तो जिबरेलिन क्या करता है? ग्रोथ इन स्टेम्स।
तो ये स्पेसिफिसिटी बेटा आपको जाननी है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर बड़ा आंसर आ रहा है तो पूछ लेंगे कि सारे प्लांट हार्मोन बताओ, उसके फंक्शन बताओ। तो सबका एटलीस्ट वन फंक्शन यू हैव टू मेंशन। अगेन कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई। दूसरी चीज, अगर 2-3 मार्क्स में आ रहा है तो बोलेंगे गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ए बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, बी बोलेंगे ऑक्सिन। दे सकते हैं ना, तो आपको सबके फंक्शन बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। तो अभी जिन तीनों के नाम अपन ने लिए कौन थे, ये तीन कैसे, ग्रोथ प्रमोटर्स है, दे गिव द ग्रोथ टू द प्लांट। वो ज्यादा से ज्यादा सिंथेसाइज होंगे प्लांट में, तो वो क्या करेंगे, वो प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। मेनली सारे हॉर्मोन्स ग्रो होते हैं रूट्स में, ठीक है। वो कहाँ बनते हैं, रूट्स में। पर क्या सिर्फ वहीं पे काम होता है, नो, काम जगह दूसरी है। सो द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन is different from the place of action for hormones. Is this very clear? ये शायद लाइन दी भी है, they act as different places and not only where they are formed. समझ आ रहा है? दूसरे दो हार्मोन्स बताओ जो बच गए, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन फ्रूट्स में हेल्प करता है राइपनिंग में, फटाफट राइप हो जाएंगे, जल्दी राइप हो जाएंगे, आपको जल्दी खा लेने पड़ेंगे वरना खराब हो जाएंगे। इथाइलिन इज द ओनली gaseous plant hormone. It is gaseous, it is not liquid or solid. Okay, so it promotes everything, जल्दी एजिंग, जल्दी ग्रोथ, जल्दी राइपनिंग, हर चीज को प्रमोट करता है, इसीलिए उसे ऐसा बोला है। Whereas abscisic acid, yeah, what does the word abscission mean? उसके नाम में ही मीनिंग है बेटा, स्ट्रेस हार्मोन है, पर एब्सिशन का मीनिंग क्या है, इट्स टू ब्रेक। एब्सिशन मतलब किसी भी चीज को खराब कर देना, बोलते हैं ना एब्सेस हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। तो कोई भी चीज है, जैसे आपने क्या कहा अभी, विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स एकदम कुचल जाना, मतलब एकदम उसका सारी बाहर सब कुछ गायब हो जाएगा। वैसे ही एजिंग जल्दी आ जाना। और जब भी आपका प्लांट स्ट्रेस में है, जैसे कोई फील्ड है, वहां पे पानी नहीं है, ज्यादा प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। क्यों, बिकॉज प्लांट स्ट्रेस में है, तो वो अपनी सारे रिसोर्सेज को ना इसे संभाल के रखेगा, तो वो ज्यादा यूज नहीं करेगा, इसलिए उसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। समझ आया? प्लीज हैव अ लुक क्विक। प्लांट्स में 5 है, आपके बॉडी में बहुत है। डाउट है आपको? तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तो क्या, why are you looking at me? You have a doubt or something? Want to use the washroom? Then no doubt so far. Be very clear. Once I'm done with this chapter, I'm going to shoot questions. Feeling cold?
एनी वर्ड एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो। वो टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है। डायग्राम समझ में आ गए? हम लोग क्लास में पेपर भी सॉल्व करेंगे, 1 से 2 पेपर्स, मजा आएगा। मैंने बायो के क्वेश्चन टिक करके रखे हैं उसमें, सो वी डोंट हैव एन इशू एज दैट। सॉरी, सेक्शन अलग होता है। हाँ दैट आई नो, पर अब ये जो पेपर है उसमें नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सॉरी, I know what is there in CBSE. You have anything else to say? Like from what is different from CBSE? I know that 5 mark question is divided into what 2 to 3 parts where they give A, B, and C sections. What I said is obviously based on something where you have all 5 mark answers. Come on, don't do that. We have that in 11th and 12th also, by the way. Such question. Sorry. I'm saying we have that in 11th and 12th also. Oh, I know. I'm not saying that there is a thing called case study questions. I'm saying that in case there are other people I have to, assign to, right? तो अगर उनको 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन है तो उनको कैसे लिखना है बताना पड़ेगा ना. And even your questions per se, if you have them in sections also, and if it is not in one word, if it is in 2 to 3 sentences, you still have to write it point wise. So if it is small c wala question, put bullets, it's okay. We don't want to complicate it by A, B, C even more. But आपको वो लिखना पड़ेगा. Don't put the whole damn paragraph over there. Don't do that. Do you do that? Don't do that. क्या कह रहे हो? हेरिडिटी 3.3 लॉज है तो 3 लॉज नहीं है. अच्छा, तो फिर तुम साइंस लेने वाले हो, लॉ भी ले सकते हो, आर्ग्यूमेंट अच्छी कर ले. Are we done, guys? Just sending other PDFs to torture you even more. Be ready. I'm going to ask questions now. इथेनाइल इथेनाइल तो मैंने नहीं पढ़ा अब तक. इथेनाइल क्या है? मत बोला करो ऐसा. तो क्या है वो? प्लांट हार्मोन इथिलीन. हाँ, तो इथिलीन इज अ प्लांट हार्मोन विच डज द जॉब ऑफ प्रमोटिंग एवरीथिंग. क्या हो? दिस इज जो. तो व्हाट कैन आई से? यू वांट टू नो? यू डोंट वांट टू नो? हाँ या ना में जवाब देना है इसमें. जानना है तो बोलने दो और टाइम पास मत करो. इथाइलिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज गैसियस.
प्लांट के सारे हॉर्मोन्स लिक्विड होते हैं एक्सेप्ट इथाइलिन, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने सुना होगा बनानास को ऑरेंजेस के साथ रखा तो जल्दी राइप हो गए एंड स्टफ। सो ऐसा होता है कि प्लांट में जो मेरा फ्रूट है इट ऑल्सो रिलीजेस दिस हार्मोन, तो उसके साथ रखा हुआ फ्रूट जल्दी राइप हो जाता है। इथाइलिन क्या करता है, जल्दी राइपनिंग करवाता है फ्रूट्स की। तो जो चीज जल्दी मैच्योर हो रही है वो खराब भी जल्दी होगी, राइट। सो ये ग्रोथ बहुत जल्दी प्रमोट करवा देता है, पर इतनी जल्दी कि उसके वजह से मेरा प्लांट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और ह्यूमंस हमेशा प्लांट्स को किस नजरिए से देखते हैं, कंजम्पशन के। तो अगर फ्रूट जल्दी खराब हो गया तो आई वोंट बी एबल टू हैव इट, क्योंकि मैं इतने सारे फ्रूट्स एक साथ नहीं खा पाऊंगी। तो दैट इज वाई उसको एक ग्रोथ इनहिबिटर का नाम दिया, समझ आया। बट इट प्रमोट्स एवरीथिंग, दैट इज वाई इट प्रमोट्स एजिंग ऑल्सो। क्लियर है? डन विद दिस, फाइन। तो अब चले ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे। ठीक है, सो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो डिड वी मेंशन, कैन यू स्टॉप टॉकिंग, आई विल थ्रो यू आउट। देयर इज नथिंग टू लाफ, आई एक्चुअली विल। सो यस, प्लांट्स में सॉरी ह्यूमंस में भी स्पोक कि हमारी कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है। तो एक इज नर्वस सिस्टम एंड दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम। कैन यू प्लीज एलैबोरेट, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है? दे आर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का कोई डेफिनेशन पता है आपको? केमिकल मैसेंजर्स, दैट्स राइट। आपके हॉर्मोन्स जो है, जैसे हमने प्लांट्स में अभी पढ़ा, वो भी केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं आपके बॉडी में इन ट्रेस अमाउंट्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द जॉब डन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन इन हॉर्मोन्स को रिलीज करने के वाले ग्लैंड्स को मैं क्या बोलूंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो इन शॉर्ट ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स, वन इज एंडो, सेकेंड इज एक्सो। एंडो का मतलब एक्चुअली होता है इन, एक्सो मीन्स आउट। सो इन एंड आउट व्हाट? ओके, सो जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, ये जो अपनी सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली मेरी जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें डायरेक्ट सिक्रीशन कर देंगे। मतलब ये ग्लैंड्स है, इनके आसपास जो ब्लड की वेसल जा रही है उसमें डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर ही डाल देंगे अपने सिक्रीशन। इससे क्या होगा, ब्लड हर जगह इन हॉर्मोन्स को भेज सकता है, पर ये हॉर्मोन्स टारगेट साइट पर ही जाएंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने लेट से रिलीज किया थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेटिंग मतलब क्या बताया मैंने, क्रिएट करना, उसके ऊपर एक एक्शन करवाना, ट्रिगर करना, प्रिसाइज, राइट। सो मैंने वो हार्मोन भेजा तो वो तो ब्लड में है, तो क्या थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किडनी पे फंक्शन करेगा? नहीं, स्पेसिफिक जगह पे जाके हॉर्मोन्स फंक्शन करते हैं। तो ये कहाँ फंक्शन करेगा, थायराइड ग्लैंड। इज दिस वेरी क्लियर? थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन माय थ्रोट। ठीक है, फाइन। सो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली सिक्रीशंस कहाँ पोर करते हैं, इन ब्लड। सो इन का मतलब क्या है, डायरेक्टली इन ब्लड। सो एक्सो का मतलब क्या हुआ, आउट। तो आउट ऑफ व्हाट, ऐसा कुछ नहीं कि ब्लड के बाहर, बट इनके खुद के ट्यूब्स होते हैं, इनकी खुद की ट्यूब होती है जिसके थ्रू ही मेरा हार्मोन जाएगा। समझ में आ गया? सो वो एंडोक्राइन, वो एक्सोक्राइन हो गए। पर हम ये चैप्टर में कौन से पढ़ेंगे, एंडोक्राइन। इज दिस वेरी क्लियर? ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। मेल्स एंड फीमेल्स में मोस्टली सारे एंडोक्राइन सेम ही होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोस्ट, पीनियल ग्लैंड। इज दिस एंड पिट्यूटरी द सेम? No, pineal gland and pituitary gland are both very, very different. Okay, so pineal gland is also present in my brain. Second, pituitary, did we see that? हमने डायग्राम में देखा कि नहीं? Next we have hypothalamus. Hypothalamus कौन से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेगा, स्टिम्युलेटिंग एंड इनहिबिटिंग। वो पिट्यूटरी को डांस करवाता है कि तू मेरे हिसाब से चल। ठीक है, फाइन। उसके बाद हम आते हैं नेक रीजन में, वी हैव थायराइड। उसके पीछे कॉल्ड
पैराथायरॉइड, उसके नीचे थाइमस, ठीक है। देखो मेल्स में ड्रॉ किया, इसका मतलब ये नहीं फीमेल्स में नहीं है, ठीक है, फाइन। देन आफ्टर थाइमस वी हैव अड्रीनल ग्लैंड्स, डू यू नो वेयर दे आर? किडनी के ऊपर सांता क्लॉज की कैप के जैसे प्रेजेंट होते हैं अड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। आफ्टर अड्रीनल हमारे पास पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक कैसा ग्लैंड है बताओ? हेट्रोक्राइन, वाई? परफेक्ट, इट डज बोथ द फंक्शंस एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये एक ही ऐसा ग्लैंड है जो ये दोनों फंक्शंस करने के लिए कैपेबल है। हाउएवर हम इसका एंडोक्राइन फंक्शन ही ध्यान में रखेंगे, एक्सोक्राइन फंक्शन में हमारे लिए डाइजेशन का चैप्टर है, ठीक है। आफ्टर दैट मेल्स है तो टेस्टिस एंड फीमेल्स है तो ओवरीज। समझ में आया? अच्छा, टेस्टिस एंड ओवरीज कॉमनली इनको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं और गोनाड्स कहते हैं इन जनरल। गोनाड्स मतलब सेक्स सेल्स फॉर्म करने वाले ग्लैंड्स। फीमेल्स में ओवा या फिर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल्स में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स। सो इनको प्रोड्यूस करने के लिए मेल्स में कौन सा ग्लैंड है तो बोलते हैं टेस्टिस, एंड फीमेल्स में ओवरी। सो व्हाट आर दे कॉल्ड टुगेदर? दे आर कॉल्ड gonads. Is this very clear? Okay, and for you to pass very well in 10th we require you to learn this table. Is this very clear? Before you learn that एक बार इसको डिस्कस करें। वो सारे ग्लैंड्स में से जो इंपॉर्टेंट है उनके फंक्शन मुझे मिल जाएंगे, yes or no? So let's start with the first one, growth hormone. ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बताओ? पिट्यूटरी से। एंड फंक्शन क्या है? ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। प्रिसाइसली बताओ तो एक छोटे बच्चे से बड़े बन गए आप, ये किसके वजह से हुआ है? ग्रोथ हार्मोन। एक्सेस सिक्रीट हो गया, आपने देखा है बहुत हाइटेड लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होता है, वैसे वो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उनका भी नाम होता है जिसमें अंडर सिक्रीशन हुआ है, ओके, हाइपो सिक्रीशन, फाइन, ड्वार्फिज्म, राइट। नेक्स्ट यू हैव थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन का नाम यहाँ पे कौन सा है बताओ? TSH, T3, T4, थायरोक्सिनस T4, थायरोक्सिनस T4। इज दिस वेरी क्लियर? सो थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? T3, T4। TSH जो है ये आपका पिट्यूटरी रिलीज करेगा। फुल फॉर्म बताओ? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड ही अपने आप को स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भेज नहीं सकता है, वो किसको भेजना पड़ेगा? पिट्यूटरी को। क्या बोले? पिट्यूटरी, यस, ब्रेन। क्लियर? सो थायराइड हार्मोन व्हाट डज इट डू? रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। आप या तो उनमें से हो या ऐसे लोगों को जानते हो, आइदर और, जो बहुत खाते पर शरीर पे नहीं दिखता। ऐसे लोगों को या तो जानते हो या तो आप खुद वो हो। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उन्होंने जो भी खाना खाया है तुरंत ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म। और इसको कौन हेल्प करता है? थायराइड ग्लैंड। अब याद रह जाएगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? सुना होगा बहुत, डायबिटीज इंसुलिन, बोलने दो, राइट, दैट इज ट्रू। इंसुलिन की कमी से, पर इंसुलिन नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, तो फिर कमी कैसे हो गई? या तो शुगर बढ़ गया, इंसुलिन कुछ कर नहीं पाया, या तो इंसुलिन कम सिक्रीट हो गया। तो इन दिस केसेस वैसे इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाज। तो वो जब आपने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली एक दिन में और बिल्कुल भी काउच पोटैटो बन के बैठ गए हो, आपको उठने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आपने वो चॉकलेट की एनर्जी को यूज नहीं किया है, तो इस केस में आपका पैनक्रियाज किसको भेजेगा? इंसुलिन को, कि जाओ ब्लड में से सारी शुगर को निकालो और उसको स्टोर करो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन योर लिवर। ये आपको डाइजेशन में आने वाला है, ठीक है। एनिमल्स में एक्सेस एनर्जी को किसमें स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टार्च में होता है।
समझ आया? यस और नो? सो इंसुलिन का काम है ब्लड जो है आपका, देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आता है केमिस्ट्री का कि सॉल्वेंट और सल्यूट ऐड किया कॉन्सेंट्रेशन बना, राइट? आपका ब्लड भी फ्लूइड है, उसमें भी बहुत सारे सेल्स और मिनरल्स और हॉर्मोन्स है। बहुत ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे ब्लड कैसा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा आसानी से। तो ये जो ग्लूकोज एंड ऑल चीजें हैं एक्सेस, उसको मुझे जबरदस्ती ब्लड से निकालना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिसके बॉडी में जैसे आपने कहा इंसुलिन की कमी है या तो ठीक से नहीं हो रहा है, उसको एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ेगा, बट मुझे ब्लड से निकालना ही पड़ेगा ग्लूकोज को। समझ आया? दैट इज द जॉब ऑफ इंसुलिन एंड इट इज रिलीज बाय pancreas. Very good. Then you have testosterone. Testes. What are testes? They are gonads. What do they produce? Hormone testosterone, which will do the job of making sperm. समझ में आया? Fair enough. Then you have ovaries. Ovaries में hormone कौन सा होता है? आपके बुक में कौन सा स्पेलिंग है? यही है कि ओ वाला है? दोनों करेक्ट है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? Progesterone is called the pregnancy hormone and estrogen is the primary hormone that females have. Clear? Great. Then you have adrenaline. ये कहाँ बनता है? Santa Claus कैप adrenal glands पे। आपको किसी ने वैलेंटाइंस डे पे कुछ दे दिया तो adrenaline spike वो हो जाता है, और सामने वाले ने मना कर दिया तो adrenaline gone. This is the fight, flight, fright hormone, 3F, right? Fight जब आप लड़ रहे हो तब आप एकदम वाइगर में हो, फाइट, फ्लाइट जब आप भाग रहे हो, ठीक है, और फ्राइट जब आप बहुत डर गए हो। ये तीनों केसेस में एड्रेनलिन इज स्पाइक्ड। क्लियर? एक्साइटमेंट एंड ऑल इज बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। So where is it released from? Adrenal glands. Next, releasing hormones. तो ये तो मैंने आपको बताया कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। मतलब ये चीज भी मुझे रिलीज करनी है या नहीं, ये पिट्यूटरी को मैसेज जाता है। समझ आया? Yes or no? So with this, I hope we are at the end of your first chapter we took today. Okay, that is control and coordination. Do you understand this chapter now? पक्का क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अगर आप साइंस ले रहे हैं आफ्टर 10th, तो ये चैप्टर विल ट्रांसेंड इनटू न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन 11th स्टैंडर्ड। तो आपको इसी का कंटेंट आगे आने वाला है, ठीक है? अगर आपको इंटरेस्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसको नहीं है ठीक है, आप तो 10th जितना पढ़ लो, जिसको है वो इसी को बहुत क्लियरली रखना, तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सेम थिंग गोज फॉर डाइजेशन, सॉरी लाइफ प्रोसेसेस। डाइजेशन एक्चुअली नहीं है, बाकी सारा पार्ट 11th में आपको है। तो पूरी यूनिट जो है ना 6 चैप्टर की 11th की, वो आपकी क्लियर हो जाएगी अगर ये आप ठीक से करते हो। And this is coming from a teacher who actually teaches in 11th and 12th and we train NEET students. So I can vouch for that. Okay. So we are nearing 5 p.m. आपको ब्रेक चाहिए कि ब्रेक बाद में लेना है? चाहिए? खत्म हो गया? ठीक है, कोई नहीं, आप ब्रेक ले सकते हो। We can continue after that. Do not play with any of this. Okay. Yeah. No, I don't know if you are toddlers, but don't. I'll see you in 10, 5 p.m. पे मिलते हैं, है ना? हाँ मतलब बोल रही हूँ, पूछ नहीं रही। आपको थोड़ा टहलना हो तो जाके आ सकते हो, बट बाय शार्प 5 यू शुड बी हियर। हाँ हाँ क्या इसमें क्लास में नहीं पढ़ेगी?
ऑनलाइन पेपर हाँ पर उससे पूरा है मतलब जल्दी पूरी पढ़ा था
न्यूजीलैंड को पिए रखी हो नहीं नहीं बैस चलने वाली नाव तो ठीक है आपने नंबर लिया आपने तो यस ओके आपने भेजा रुको 2078 डिलीवरी से हो ना आप हाँ 2078 दे दिया ओके थैंक यू पता नहीं चालू है लेक्चर दूर से पढ़ा
तो आज सुबह आई थी तो ऐसे वो मॉर्निंग अप्रैल तक ऐसे सामर्थ्य के साथ कंबाइन नहीं। सर पेमेंट वाला कोई नहीं। अनुष्का कहाँ आने भी वाली तो बुलाया था छोड़। चलो बाय गाइस। छोड़ देना बच्चों को। आप सर लेक्चर अटेंड करो बायो आ जाएगा 10th का फिर बोर्ड्स दे देना सर आप नहीं दी ना आपने। हाँ आपने दी ना आपके साथ हुआ तो पता चला। बेटा डोर्स बंद। थैंक यू। 10th पढ़ना है उनको नहीं लगा दाल गलेगी नेक्स्ट ईयर। जाना चाहती हो बाहर जाना चाहती हो बाहर। तो अब कौन सा टॉपिक ले बताओ। अरे नाम ये क्या 7th चैप्टर में 10th में लगता है। How many for heredity and how many for reproduction? आप बताओ। अरे दुनिया से अलग क्यों चलते हो तुम। देखते हैं मैंने लाइफ प्रोसेस हेरिडिटी का आपने नहीं रिप्रोडक्शन का ना। ठीक है।
ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोई डाउट नहीं है, राइट? फाइन। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो पहले जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस अगेन, बट अगेन व्हाट? द सेम स्पीशीज, राइट? सो रिप्रोडक्शन जब भी हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, yes or no? Which are these two types? Yes. ठीक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपको डिफरेंशिएट करने बोल सकते हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरी बेसिक। ठीक है, ओके, वन थिंग आई रिमेंबर अबाउट डिफरेंस, जितने मार्क का डिफरेंस बिटवीन है उसके डबल पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। तो अगर 2 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन आ रहा है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कैन बी योर डेफिनेशन ऑफ वट एवर दैट इज, एंड लास्ट कैन बी ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, बीच में जो भी आपके पास कंटेंट है, यू कैन फिल दैट। फाइन। सो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ पेरेंट्स, राइट? एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड कंपल्सरीली। अब ये दोनों चीजें जब हम प्लांट्स में स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स में एंड एनिमल्स में हम जब रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे, इन प्लांट्स asexual reproduction is called vegetative propagation। समझ में आया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों? बिकॉज रैंडमली कोई भी प्लांट आप ग्रो करेंगे तो उसमें रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 मेन पार्ट्स हैं, राइट? जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज जो मेरा फ्लावर है, इससे तो सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, दैट इज सेक्सुअल। तो प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, मतलब जो वेजिटेबल वाले पार्ट्स है, इन शॉर्ट दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं बोलूंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इज दिस वेरी क्लियर? फाइन। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। फर्स्टली इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन देख लेते हैं। व्हाट आर वेरिएशंस? Anything, any clue what are variations? Varieties in species. How many of you have siblings over here? Okay, अब आप दोनों पेरेंट्स शेयर करते हैं, you have 2 parents, but you look very different from that your sibling। ठीक है, बहुत डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली जेंडर भी डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, बट आप दोनों के पास, मेरा पॉइंट ये है कि दोनों का सेम जेनेटिक मेकअप है। मम्मी का सेम जेनेटिक मेकअप आप दोनों शेयर कर रहे हो और पापा का भी, तो भी आप डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से? द आंसर इज वेरिएशन। Different permutation and combination of DNAs can form different variations। Also, there are certain things जो सिर्फ आप में है, ना मम्मी ना पापा में है, so this is also something different from what we are copying या from what my body is copying, and that is why it is known as variation. What is happening? ऑलराइट, फाइन। सो नाउ जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन। डू यू नो व्हाट इज एवोल्यूशन? व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली, यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट टू योर सराउंडिंग, राइट? सो बिकॉज सराउंडिंग के हिसाब से आप अडेप्ट करने लगते हैं, आपके बॉडी में भी अडेप्टेबिलिटी जैसे चांसेस हो सकते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है फॉक्स और डॉग का। सो डॉग और फॉक्स दोनों है, उनके आप फेशियल फीचर्स देखेंगे तो उनके ईयर्स काफी सेम होते हैं। तो ऐसा कभी कभी माना जाता है कि जो डॉग है, दे उनके एंसेस्टर्स फॉक्स ही थे, लेकिन इवेंचुअली बिकॉज उनकी जगह अलग हो गई, वो दोनों अलग अलग जगह पे आगे बढ़ने लगे, उनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी, उन्होंने वहां पे प्रोपोगेट किया, विच मीन्स रिप्रोड्यूस किया, एंड उसके वजह से जो अब ऑफस्प्रिंग्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट हैबिटेट में है।
जैसे फॉक्स आप देखेंगे उसकी बॉडी में बहुत सारे हेयर है due to protect it from different kinds of structures that they see in the jungles or say in any ice capped mountains or anything, right? वैसा डॉग्स में नहीं होता है. डॉग्स नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स हो सकते हैं जो नॉर्मल इंडियन क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं. तो वेरिएशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं. समझ में आ रहा है? ग्रेट. तो इसके ऊपर आपको एक या दो लाइन का आंसर आएगा. ये काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है. ये आपके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. वन थिंग दैट यू हैव फ्रीडम विथ इन नाइन्थ ऑल्सो बट मेनली इन योर बोर्ड्स इज दैट आप अपना आंसर खुद से लिख सकते हो. आपको पूरा बुक का ऐसे कॉपी करके रखने की जरूरत नहीं है. इट जस्ट शुड एक्सप्लेन द पॉइंट. ठीक है, तो आप लिख सकते हो वो चीज. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे हमने किस चीज की बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल, राइट? सो एसेक्सुअल में जब आप देखते हैं, सो नंबर वन मोड इज फिशन. फिशन इज द ऑपोजिट ऑफ फ्यूजन, राइट? फिशन हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, मतलब वो ब्रेक ओपन हो गया. तो फिशन में मेरे पास दो टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल. यस और नो? यस. सो ये एग्जांपल है मेरे पास किसका? बाइनरी फिशन इन अमीबा. बेस्ट डायग्राम इन बायोलॉजी. अमीबा कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी बना दो अमीबा जैसा ही लगने वाला है. ठीक है. दिस ऑर्गेनिज्म रैंडमली जस्ट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट. इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं है बिकॉज ये इतना डेवलप्ड ही नहीं है. ठीक है. आफ्टर दैट when it divides into two parts, these are called daughter amoebulae. और क्या हो गया? इसका फिशन हो गया. so the parent never really dies. ठीक है, वो ब्रेक हो गया तो दो डॉटर सेल्स बने. ये हो गया बाइनरी फिशन. बाय का मतलब होता है two. so because it broke into two parts, it's called binary fission. multiple fission is also seen in amoeba. yes or no? तो अगर एक अमीबिया है और मैंने इसको 4-5 पार्ट्स में कट कर दिया है तो कितने 4 to 5 अमीब्यूले मुझे मिलेंगे. सो बिकॉज इट इज मोर देन 2 यू कैन कॉल इट मल्टीपल फिशन. ठीक है. प्लेन ऑफ फिशन आल्सो मैटर्स. जैसे ये लीशमेनिया है, इसमें फिशन इज वर्टिकल. ठीक है. सो कोई भी प्लेन में हो सकता है. यहाँ पे लीशमेनिया में स्पेसिफिक है कि भाई वो वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडिनल फिशन कहा जाता है. समझ में आया? अगर आप डायग्राम सेंट्रिक देख रहे हो तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दोनों डायग्राम्स आ सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो मार्क करना है इसको. कम ऑन. एनी डाउट्स इन दिस वन? Okay, then you come to this multiple fission in Plasmodium. What is Plasmodium? Heard of it before? You can see this malarial parasite. मलेरिया होता है तो वो इस ऑर्गेनिज्म से होता है. प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ऑर्गेनिज्म का नाम है. तो ये कैसे ग्रो होता है? जैसे इसका एक सेल है, ठीक है, लेकिन बाहर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है. मतलब उसने जो रिप्रोड्यूस किया तो बच्चे मर सकते हैं. तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं कॉल्ड अगेन मल्टीपल फिशन. एंड उसके आसपास ऐसा एक कवरिंग बना लेते हैं. समझ आया? सो मैम इससे क्या होगा? दिस कवरिंग इज वेरी इम्यून. इट विल नॉट लेट माय ऑर्गेनिज्म आउट अनलेस एंड अंटिल फेवरेबल कंडीशंस अराइव. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी इसको ब्रेक ओपन किया जाएगा एंड दे विल ऑल कम आउट. समझ में आ रहा है? yes or no? great. so this is called multiple fission. एग्जाम्पल्स सारे आपको याद रखने हैं. ठीक है. so that was fission. उसके बाद हम लोग आ सकते हैं बडिंग पे. बडिंग सुना है? व्हाट इज बडिंग? स्मॉल आउटग्रोथ. एक्चुअली उसको बडिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज फ्लावर होता है ना, फ्लावर का प्लांट, उसमें छोटा सा फ्लावर जब ग्रो होने आता है उसको हम बड कहते हैं.
तो यहाँ पे वैसा ही एक स्मॉल आउटग्रोथ देखने अगर मिला तो उसको हम बड कहेंगे। लेट्स से ये कोई सेल है मेरा, अब इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा आउटग्रोथ हुआ, सो दिस थिंग इज नोन एज अ बड, एंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड बडिंग। जैसे ही ये ग्रो होगा और ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, पेरेंट बॉडी से, ठीक है। एक टाइम हुआ जब ये प्रॉपर ग्रो हो गया, ठीक है, देन इट विल फॉल ऑफ, और नीचे जो भी न्यूट्रिटिव मीडियम होगा उसे न्यूट्रिशन लेगा एंड आगे ग्रोथ करेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज बडिंग। एग्जांपल्स ऑफ बडिंग, यीस्ट एंड हाइड्रा, ये दोनों एग्जांपल्स है। समझ में आ रहा है? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो कि पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक? फाइन, पढ़ा है आपने? ओके, कोई डाउट्स है इसमें आपको? ग्रेट। फिर हम चलते हैं रीजनरेशन पे। किसी ने घर पे लिजार्ड को कट किया है कभी? तो टेल होती है ना, टेल, वो कट करनी, तो 2 लिजार्ड्स मिलेगी आपको, ठीक है। व्हाट इज रीजनरेशन? ब्रेक द वर्ड, री एंड जनरेशन। हु इज दिस? दिस इज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया इज सच एन ऑर्गेनिज्म जिसको आप कितने भी पार्ट में कट कर दो, ईच पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। ओके, तो रीजनरेशन इज दिस कि प्लेनेरिया कितने भी पार्ट में कट हो जाए, ईच पार्ट, छोटे से छोटा पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। एक्सीडेंटल कट भी हो सकता है, खुद से भी सुसाइड करके गिर सकता है, लेकिन इट विल इवेंचुअली गिव यू डॉटर सेल्स। लिजार्ड में हावेवर क्या हुआ? ओ, ओ इट्स बीन लॉन्ग ऑन फॉर टू लॉन्ग ना। आप यहाँ पे आ जाओ, तो वहां से निकल जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ। नहीं, पूछने की बता रही हूँ, आ जाओ। वहां तो नहीं गिर रहा, ये सेफ है। वेलकम। ग्रेट। सो लिजर्ड्स में रीजनरेशन या रीजनरेटिव सेल्स सिर्फ उसके टेल में देखने मिलते हैं। तो अगर आपने उसकी टेल कट कर दी तो न्यू टेल भी ग्रो हो जाएगी, और जो कट की हुई टेल है उसमें से पूरी पूरी लिजर्ड ग्रो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड गुड। एनी डाउट्स इन दैट? ग्रेट। क्या है, बड़ा बात है कि आगे बैठी हो तो। Fine. So this is how planaria looks like, and this is how it can be broken into n number of parts. Clear है? Budding हमने पढ़ा था, उसमें हाइड्रा एक एग्जाम्पल था। This is how it looks like. हाइड्रा के ऐसे टेंटाकल्स होते हैं मेड्यूसा जैसे, ओके, एंड हाइड्रा ने छोटा सा बड ग्रो किया। Now when that grows into a big hydra, it will cut from here and will grow into a new organism. तो इवेंचुअली पॉइंट क्या है रीजनरेशन का? पुरानी जनरेशन, मतलब जो पेरेंटल जनरेशन है, उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, वही तो हो रहा है, राइट? लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट यूटिलाइज है, दूसरा नहीं है। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगा आपको। यीस्ट है, हाइड्रा है, फिर जैसे हमने कहा लीशमेनिया है, अमीबा है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा तो यूनिसेल्यूलर है, ओके। यीस्ट इज आल्सो यूनिसेल्यूलर फंगस, so you should know that. Clear? इन सब के एग्जाम्पल्स आप मार्क कर लीजिए, एंड दूसरा डायग्राम मार्क कर लीजिए, आएगा डायग्राम ड्रॉ करने। Yeah. So regeneration is not the same as reproduction. There's one answer to this. Number one is जब आप sexual reproduction देखते हो, तो sexual reproduction में क्या है? Parent is intact and the offspring will grow, right? इसमें the parent is no longer present. Parent is broken into parts. So identity of parent is lost. ये word use होता है. Identity of the parent is lost. That is the reason it's not the same as reproduction.
हाँ, so all of them are same beta. Doubts clear? Or anybody has any doubts, please ask. फ्रैगमेंटेशन में बेटा प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रैगमेंटेशन अपन देखते हैं ना, स्पाइरो वगैरह में देखते हैं अपन, राइट? तो उसमें कैसा होता है, इट्स लाइक अ रिबन. स्पाइरो वगैरह का स्ट्रक्चर देखा है किसी ने? स्कूल में जो रिबन्स हम लगाते हैं, इट इज वेरी थिन, ऐसा थिन स्ट्रैप जैसा है. उसको कितने भी पार्ट में आप कट करेंगे, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा. सपोज लेट्स से यहाँ से अपन ने कट किया, तो यहाँ से नया ग्रो हो जाएगा और इस पार्ट में से भी नया ग्रो हो जाएगा. तो इसमें हमने प्लेन कौन सा यूज किया? हमने हॉरिजॉन्टल. प्लेनेरिया में भले ही इसमें दिखाया है हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप कोई भी पार्ट में कट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एनी पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लेनेरिया ओनली. Okay, so regeneration is the most, you can say, easiest type of reproduction. So how do you kill such organisms? They don't really die, you know, they just reproduce. How do you kill them? You burn them. Okay, so that's very horrific. मैं बस generally कह रही हूँ, ये doubts आ सकता है. Clear किया. Okay, doubts have it. Done with this asexual reproduction. पक्का? हमने अभी डिस्कस किया वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बताओ क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? हाँ, बोलो ही मत. हाँ, क्या होता है? अभी तो बताया मैंने, पढ़ाया ना मैंने. हाँ, बताओ क्या होता है. वेरी गुड. इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट? किन किन पार्ट्स में से हो सकता है? आप बताओ. पिंक टी शर्ट, शर्ट. स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, राइट? सो हम अब प्लांट्स के तरफ जा रहे हैं. प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड हो, वैसी चीजें सिर्फ 3 में हो सकती है, रूट, स्टेम एंड लीव. आपके पास एग्जांपल्स हैं ऐसे? अब नॉर्मली हम प्लांट्स खाते हैं, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्टेम? पटेटो, राइट? सो पटेटो के ऊपर वो होता है ना, दाने दाने, दे आर कॉल्ड आईज ऑफ पटेटो. सो यू कैन टेक एनी वन एंड आप आराम से सॉइल में उसे रख सकते हो न्यूट्रिशन के साथ, वो नया पटेटो का प्लांट उगा देगा आपके. तो वो क्या हुआ अगेन? रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वैसे ही लीफ में ब्रायोफाइलम में होता है. उसका एग्जाम्पल डायग्राम आ सकता है, मार्क करो उसे. ब्रायोफाइलम में कैसे दिखता है बताओ? उसके एज पे ऐसे लीव्स ग्रो होते हैं छोटे छोटे. व्हाट इज दिस कॉल्ड? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स. रूट में कैसे होगा बताओ? स्वीट पोटैटो इज अ रूट. व्हाट एल्स? कैरेट इज अ रूट. रेडिश, दैट इज अ रूट. आप उसका कोई भी पार्ट ऐसे कट कर सकते हो और आप रख सकते हो सॉइल में, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. बनाना, बनाना तो बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है. हाँ, तो आप उसको कट कर दो, उसमें से वो जो ब्राउनिश जो येलोइश पार्ट है वो उसको आप रख लो, तो इट विल ग्रो विथ टिश्यू एंड सम न्यूट्रिशन विद इट, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अंडरस्टूड? इन सब में भी आपको बेटा सीड्स की जरूरत नहीं है. all three of them also don't require seeds, they require part of that plant, that is root, stem or leaves. Clear? So I think this was pretty easy. Okay, what is spore formation? Where is this seen? On bread fungi, right? So आप ब्रेड बहुत दिन तक बिगड़ गई हो, आपने रखी हो घर पे, तो पता है वो ग्रीनिश स्ट्रक्चर्स ग्रो होने लगते हैं. सो अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं. ओके ना, ये जो अंदर डॉट डॉट है ये स्पोर्स है, और ये पूरा जो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और अगर वो ब्रेड पे गिरे, तो ब्रेड तो शुगर वाला होता है ना, ब्रेड क्या है? ग्लूकोज है वो.
तो वो न्यूट्रिशन ले लेके वो वहां पे भी ग्रो होने लगे। तो इसलिए दिस इज हाउ फंगस ग्रोस। समझ आया? दिस इज सीन ऑन ब्रेड मोल्ड, राइजोपस कहते हैं इसे। समझ आया? ये डायग्राम भी आ सकता है। तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत डायग्राम्स है, कीप मार्किंग देम। एडवांटेजेस, फंगस के एडवांटेजेस है, मतलब हमने काफी फंगाई यूज करी है फॉर मेकिंग मेडिकेशंस एंड स्टफ। कुछ नहीं है, फंगाई ग्रो हो सकती है, और क्या एडवांटेजेस है? सी, हर चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नहीं होता, मतलब ये फैक्ट है कि नेचर में ये चीज होती है। फॉर फंगाई ऑब्वियसली इट इज एडवांटेजेस कि उसे ग्रोथ मिल रही है, दूसरी चीज की वो न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो हो रहा है, थर्ड थिंग दूसरा पेरेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इजी ग्रोथ है। बट फॉर अस इट इज बैड एंड एवरीथिंग इन योर टेक्स्ट बुक्स इज ह्यूमन सेंट्रिक। ये एडवांटेजेस। हाँ, हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि एडवांटेजेस इन जनरल क्वेश्चन है ये, कि एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल में से कुछ भी पूछे तो आप नंबर 1 लिख सकते हो कि भाई पेरेंट नहीं है दूसरा इन्वॉल्व, एंड दिस इज हैपनिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल, तो एनर्जी बहुत कम यूटिलाइज होती है। ये स्पोर फॉर्मेशन, हाँ, फास्टर, ऑफ कोर्स फास्टर है। स्पोर्स जो है ये नेकेड आई से नहीं देख सकते आप, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। दे आर वेरी स्मॉल, because they are small they require less energy and it is faster as compared to human reproduction and all, right? That's it. समझ आया आपको एडवांटेजेस? ग्रेट, चले अपन आगे। Sexual reproduction, and this we are seeing in plants. So what is this organ which is important for my plant sexual reproduction? Flower. फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है किसी को? नो? क्यों, इतना आसान तो है। आता है आपको? हाँ, और कौन सा फ्लावर है? आता है? किसको आता है? आप ड्रॉ करना चाहेंगे कर लो। एम एफ हुसैन तो मैं भी नहीं हूँ। चूज द कलर एंड द थिकनेस, ओके। हाँ, आप कर लो कोई भी यूज, नो प्रॉब्लम। डोंट लुक एट दैट, आई मीन नॉर्मल हम तो 2D भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बोर्ड्स में तो करना ही है इसलिए। क्यों करनी है आपको ऐसे पेटल्स ड्रॉ? वेरी नाइस एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग। क्लैप यार, शी डन गुड। ठीक से क्लैप करो। ओके, वील टेक इट एज मेरे पढ़ाने पे करी है आपने क्लैप। ओके, फाइन। सो फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन माय प्लांट्स। कितने वर्ल्स ऑफ फ्लावर होते हैं पता है आपको? वर्ल्स, वर्ल, WHORL, उसका मतलब क्या है? वर्लपूल सुना है? एड, राइट? सो वर्लपूल मतलब समथिंग दैट गोज अराउंड। तो फ्लावर्स में वर्ल का मतलब होता है उसके पार्ट्स जो सर्कुलर फॉर्म में उसको सराउंड कर। तो आउटर टू इनर जब हम जाते हैं तो स्टार्ट होता है कैलिक्स से, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पहली बार सुन। वॉल्स ऑफ अ फ्लावर, ये जो होता है यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, तो दिस इज कैलिक्स, ऑल्सो कॉल्ड
मतलब कैलिक्स इज कलेक्टिव नाउन, सेपल इज सिंगुलर। एक ये जो चीज है इसको अपन सेपल बोलेंगे, पूरे को अपन बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। फिर कलरफुल पार्ट आता है, क्या बोलेंगे? करोला, ऑल्सो सिंगुलर, पेटल, ठीक है। फिर आता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोशियम, एंड फीमेल पार्ट गाइनोशियम। समझ आया? ओके। अब एंड्रोशियम इज द एंटायर मेल पार्ट, तो सिंगल मेल पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमेन। और फीमेल पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। ऑलराइट, ये तो सुने होंगे। ऑलराइट, अब मेल्स को स्टेमेन कहते हैं, काफी लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए अपन कैसे याद रखेंगे? मेन, स्टेमेन, राइट। जो बच गया वो पिस्टिल, दैट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। Female part of the flower is always in the center, then it is surrounded by male part, then it is surrounded by the petals, then it is surrounded by calyx. Okay, अब calyx अगर आपने रियल लाइफ में देखा है, टमेटो के ऊपर जो ग्रीन कलर का होता है वो, these are calyx। समझ आया? फ्लावर्स में पहले नीचे होता है, फिर जब फ्रूट बनता है तो आपको दिख जाता है वो, इट्स परसिस्टेंट। ऑलराइट, नाउ हमारे प्लांट के, सॉरी फ्लावर के 4 वर्ल्स है, इसमें से रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कौन से? कैल, हाँ, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट। सो इन दोनों को हम कहते हैं एसेंशियल वर्ल्स। Essential from the POV of reproduction. So non-essential from POV of reproduction again. So ये non-essential words, मतलब अगर वो नहीं भी होंगे तो reproduction तो होगा ना, पैसा तो नहीं है, नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को कहते हैं नॉन एसेंशियल वर्ड्स और इसको कहते हैं एसेंशियल वर्ड्स। क्लियर है? स्टेमेन को अगर ध्यान से देखें तो हाउ डज दिस लुक लाइक? स्टेमेन लुक्स लाइक दिस, ओके। इसके ऊपर ये जो पार्ट है इट्स कॉल्ड एज एन एंथर। एंथर को आप ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ये है अंदर, मतलब सॉरी, दीज आर कॉल्ड पोलन सैक्स, और उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स। समझ आया? तो ये जो एक सिंगल एंथर आप देख रहे हो ना, तो ये ऊपर जो है वो जब ऐसे ओपन होता है उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन सैक, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रेट। नाउ व्हाट इज दिस? मैंने पढ़ाया था ना अभी लास्ट चैप्टर के दौरान, उसने पूछा था, तो ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो कैसा दिखता है? उसमें एक रिसीविंग एंड होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, कॉल्ड स्टिग्मा। ऐसे याद रखना है, स्टेमेन, स्टिग्मा, ऐसे याद रखना है, स्टिग्मा। फिर इट कंटिन्यूज एज अ स्टॉक कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी। समझ आया? ह्यूमंस में भी ओवरी होती है ना, जिसमें एग्स होते हैं, इसमें भी ओवरी में एग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? पोलन ग्रेन क्या होगा? मैंने बताया था एक वर्ड, मैंने वर्ड बताया था, जर्मिनेट। व्हाट इज जर्मिनेशन? क्या? ब्रेकिंग ओपन ऑफ द पोलन ग्रेन। ये क्यों ब्रेक ओपन होगा? हीमोट्रोपिज्म से ओपन नहीं होता है, फ्यूज होना चाहिए। क्यों फ्यूज होना चाहिए? पोलन ग्रेन वहां बहुत सारे आ सकते हैं, देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो प्लांट है उसी का पोलन ग्रेन आएगा, इट इज इम्पॉसिबल। दूसरा पोलन भी आ सकता है, क्या वो जर्मिनेट होगा? नहीं, सेम स्पीशीज, मैंने पढ़ाया है, ध्यान दो, सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन आएगा तो ही वो जर्मिनेट होगा।
पेरिविंकल रोज याद आया, यही बोला था मैंने। हाउएवर लेट्स से सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन आया है, अब क्या फॉर्म करेगा, पोलन ट्यूब। ओके, दिख रहा है आपको इधर पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहाँ पे एक अपैरेटस है, ठीक है, 7 सेल्स का अपैरेटस है। तो पोलन ट्यूब इवेंचुअली यहाँ आती है और यहाँ पे एक मेल गैमीट प्लस एक फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। समझ आया? पर अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने इसके पहले जब पढ़ाया था बताया था कि 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक इसके साथ फ्यूज हो गया, राइट। अब दूसरा ये दोनों है ना उसके साथ फ्यूज होगा, तो 1 मेल गैमीट प्लस 2 फीमेल गैमीट्स, दिस विल फॉर्म एंडोस्पर्म। मैम वी डोंट नो व्हाट इज एन एंडोस्पर्म। आप घर पे कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज करते हो पता है आपको? विच ऑयल? ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, फिर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे हैं। ये जो भी ऑयल्स हैं ये सीड के एंडोस्पर्म से बनते हैं, सारे के सारे ऑयल्स। सीड्स में देखो, सीड को आपने सो किया है, तो सीड को कैसे पता है मुझे एक प्लांट में ग्रो होना है? उसको एनर्जी चाहिए, जब तक वो सनलाइट एंड ऑल से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो ये एनर्जी उसको एंडोस्पर्म देता है। एंड एवरी टाइम जब फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे जाइगोट बनता है, उसके साथ साथ हमेशा क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? वन फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल गैमीट एंड वन विद द सेंट्रल सेल। इस थिंग को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इज दिस वेरी क्लियर? Yes or no? So did you understand this whole process? Okay. Now fertilization हो गया, अब petals वो लोग का हम लोग क्या करेंगे? वो सारी चीजें गिर जाएंगी और क्या बन जाएगा? वेरी गुड, फ्रूट बनेगा of this whole thing. Yes, the whole ovary is the future fruit. ठीक है, और ये जो अंदर बनेगा वो मेरा सीड हो। समझ में आया? कभी कभी कैलिक्स रह जाता है, नहीं गिरता, तो वो आपको आपके फ्रूट के ऊपर दिखता है। बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, साइंस के हिसाब से देखें, एवरीथिंग विच हैज अ सीड इज अ फ्रूट। सो योर टोमेटो इज अ, chilies are, capsicum is a, lemon is a, that's all. Is this clear? Pakka? Any doubts? Carrot is a vegetable. Okay, it doesn't have seeds, right? So it's a vegetable because it's a vegetative part of your plant. It's root, right? इसीलिए वेजिटेबल बोलते हैं। तो जब आपको पता चले अपने कंटेंट्स ठीक से पढ़ो, तो घर जाके फ्लेक्स कर सकते हो आप। ऑलराइट, इतना पार्ट आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल गो। सीड्स है उसमें, है फ्रूट है। ट्रॉमेटाइज्ड हो बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो पूरा पोर्शन, आता है ना आपको? मैं अभी सवाल पूछूंगी।
Any doubts? It is self-pollination action and cross-pollination action and self-pollination genetically. हाँ, आप लिख सकते हो, obviously. कि genetically you will have similar flowers, but it has an action of cross-pollination. It's called geitonogamy. कब गिरी आप? तो कब गिरी? तो घाव खुला छोड़ा है तुमने? The red carpet for all the microbes. तो, तो किसने बोला है? कोच. Done? Doubt? ठीक है. Next topic is human reproduction. So, excitement. Wow. So, human reproduction में we have anatomical differences between males and females. ये diagrams obviously आपको learn करने हैं. You are present, right? Okay, fine. So, can someone help me out with the parts of female reproductive system? Yes. Cervix, fine. So, female reproductive system has relatively less number of parts as compared to male reproductive system. सबसे पहले हमने जो control and coordination का chapter था, इसमें already address किया what are gonads. What are gonads? They produce sex cells. That is, in males they are going to produce sperms. In females they are going to produce eggs. So females में which are the gonads here? Ovaries, right? They are held like this by the fallopian tube. If you can see, ये फिम्ब्रिए ऐसे hold करते हैं ovaries को, right? So this is the female reproductive system. Diagrams are very important, तो वो आपको learn करने हैं. Now, what exactly happens over here? So females में and males में, human में आप ये चीज याद रख सकते हो. What starts early ends early. ठीक है. अब फीमेल्स में ये होता है कि लेट्स से अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड उसके वूम्ब में जो चाइल्ड है वो भी एक फीमेल है. तो वो चाइल्ड जो वूम्ब में है, ध्यान से सुनना, उसके बॉडी में ऑलरेडी एग्स हैं. जो चाइल्ड है अभी भी बॉर्न भी नहीं हुआ है, उसके अगर वो गर्ल है तो उसके बॉडी में अभी भी एग्स है, ऑलरेडी है. एग्स क्यों होते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट? स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होंगे, वो ऑलरेडी उसके बॉडी में है. तो स्टार्ट अर्ली हुआ फीमेल्स में, राइट? अब उसका क्या होगा व्हेन द बेबी गर्ल इज बोर्न, ठीक है, अप टू लेट्स से 12 और 13 इयर्स ऑफ एज तक वो एग्स बॉडी के बाहर नहीं आएंगे. लेकिन द मोमेंट उसमें हार्मोनल चेंजेस हुए विच अराउंड अडोलेसेंट एज में हो जाते हैं, उसके टाइम उसके हर एक ओवरी से alternatively every month eggs will be released. This thing is known as menstruation. Did you understand? It can happen at any age. It is very subjective. हर एक का different होता है depending on the body, depending on the climate. There are a lot of changes. Okay. Now approximate ये age होती है, इसको adolescence कहते हैं. अब males जो है, मैं इसके आगे बाद में बताऊंगी, but males में
लेट्स से अनदर लेडी इज प्रेग्नेंट और उसके वूम में बेबी बॉय है, तो उसके बॉडी में स्पर्म्स अभी नहीं बने, सो इट स्टार्टेड लेट इन मेल्स, राइट? सो इट विल एंड लेट और इट विल नेवर एंड एक्चुअली, ओके? ऐसे याद रखना है, सो आपको याद रहेगा कि कब स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और कब ओवा फॉर्म होते हैं। अब लेट्स से एडोलेसेंस की एज की बात करते हैं। मेल्स में ये एज में स्पर्म्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, और फीमेल्स में जो ऑलरेडी ओवा प्रेजेंट है, मतलब एग्स प्रेजेंट है, these will then mature, okay? So females may started early, so around 45 or 50 years of age वो फीमेल के बॉडी में अब ये जो एग्स रिलीज होते हैं ऑल्टरनेटिवली, they will stop releasing. That is the end of menstruation. It is called menopause. So starting of menstruation is called menarche and end is called menopause because it started early, it ended early. Males में it started late, so it will not end. मतलब ऐसा कोई specific term या कुछ नहीं है males में, अपन को याद रखने जैसे. Did you understand? So this is why adolescent age is important for male and female. Both females में maturity and males में onset of spermatogenesis. That is formation of sperms. Is this very clear? Okay. Now anatomy की बात करते हैं. तो पहले अगर फीमेल्स की बात कर रही हूँ तो कहाँ बनने वाले हैं एग्स बताओ? They will be formed here in the ovary. तो ovary में से every month let's say this ovary released an egg, वो यहाँ आएगा, fallopian tube है ये, which connects the ovary to this uterus. Okay, so यहाँ पे the egg will wait for 24 hours. If it receives a sperm, obviously zygote बन जाएगा. If it doesn't receive a sperm, the egg will travel further और यहाँ पे ये जो आप रेड देख रहे हैं ये है बहुत ज्यादा ब्लड से भरे हुए सेल्स, बिकॉज एनाटॉमिकली जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है एवरी मंथ उसकी बॉडी उसे प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी, बट बिकॉज देर इज नो स्पर्म रिसीव, सो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसको बहुत अपन को न्यूट्रिशन पहुंचाना है, खाना पीना एवरीथिंग, इसलिए इतना बड़ा ब्लड का लेयर होता है, बट अब वो नहीं है, सो वो ब्लड के साथ वो जो सेल है एग दैट विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्विक्स थ्रू द वजाइना आउट. This is called menstruation. Clear? Fine. Alternatively, what happens if this body receives a sperm? Fertilization has happened. मतलब यहाँ तक sperm पहुंच गया है. So now what is this? यहाँ पे zygote implant होगा. Implant मतलब देखो zygote एक सेल है. यहाँ वहां कोई मूव हुआ तो जाइगोट मर सकता है, मतलब ब्रेक हो सकता है वो सेल. इट इज वेरी सिंपल. आप ऐसे वैसे अगर आपका हाथ कहीं ऐसे लग गया तो यहाँ के सेल्स भी मर जाएंगे. तो जाइगोट तो एक सेल है, तो इसलिए उसे वॉल में ऐसे इम्प्लांट होके रहना पड़ता है यूट्रस में, तो इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. इज दिस वेरी क्लियर? ऑफ कोर्स इट विल टेक 9 months एंड आफ्टर दैट अ चाइल्ड विल बी बोर्न. तो फीमेल में ये जो फर्टिलाइजेशन की विंडो है that is about 30 to 32 years from menarche till menopause. Clear hai? Yes or no? Any doubts regarding this? Okay. Hormones की बात करते हैं. हमने बात करी थी कि ovaries hormones रिलीज करेंगी. नाम क्या है दोनों के? Estrogen and progesterone. Progesterone is known as a pregnancy hormone. It will maintain the pregnancy. Estrogen secondary sexual characters बनाता है females में. That is development of breast, then facial features है, then the pelvic girdle जो थोड़ा wide होता है because baby can be born. ये सारी चीजें किसके वजह से होगी? Estrogen. समझ में आ रहा है? Fine. Male reproductive system पे चले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताइए कोई. चलो. यस. ओके. यस. बात डिफरेंस आपने बोल दिया. ठीक है. सो अच्छा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, गुड दैट वी रिमेम्बर्ड. फीमेल्स में वजाइना इज द प्लेस फॉर मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो. इट इज आल्सो द प्लेस फॉर चाइल्ड बर्थ. ओके. But whereas it comes to males, he mentioned penis, that is a urinogenital tract. What is a urinogenital tract? मैंने कहा था we need to break words in bio. Urino, passing urine,
and genital which passes the liquid which contains sperms. ये दोनों का pathway males में same होता है, females में different होता है. इतना अपन को पता होना चाहिए. जैसे आपने बात करी है, so let's talk about over here. These are a pair of testes which will form, अरे hormone से क्या, sperms, right? So yes, of course it is a gonad, so it will form the hormone testosterone, जो male secondary sexual characters को भी ध्यान देगा. Which are the secondary sexual characters in males? Broad shoulders, right? Beard, hoarse voice, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये उसकी वजह से होगी. Now once the sperms are formed over here, they will travel via vas deferens, ठीक है, फिर इट विल लूप ओवर द यूरेटर. ये यूरेटर है, इस पे से लूप होके आता है, ठीक है, और जैसे ही लूप होके आता है उसमें अलग अलग ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, क्योंकि स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए, स्पर्म को मूवमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए. फ्रुक्टोज से उसे एनर्जी मिलती है. लिक्विड में वो चीजें होनी चाहिए जिससे वो इजिली मूव हो सके, क्योंकि फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव टैक्ट स्पर्म को मारने के लिए ही बना है. Yes. Okay. Next thing, once it is passing through all of these parts, उसमें से secretions release होंगे, then it can pass through the penis and it will be released out along with the sperms. Is this very clear? Yes or no? So इस चैप्टर में अपन क्या ध्यान देंगे, तो आपको आराम से वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करने आ सकता है. तो आपको पता होना चाहिए आराम से 4 to 5 मार्क्स का. आप जिस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है आपको आंसर लिखवा है, पर 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के लिखवा दे कि नंबर 1 कैन बी एक्सप्लेन द डायग्राम, सेकंड कुड बी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो एंड थर्ड इज व्हाट इज दिस प्रोसेस. सो 2 1 2 करके आपको पूछ ले. So keep that in mind that you know how to write these answers. Any doubts so far? Huh? Testes. Huh? Testes. Huh? Clear? Yes or no? Please check if you have any doubts. ट्विंस का फॉर्मेशन, तो जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाए, इवेंचुअली फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए तो ट्विंस फॉर्म होते हैं. Implantation outside the uterus is not possible. Where? So what you are saying is outside the human body only. That is called outside human body. यूट्रस के सिवा और कहाँ इम्प्लांटेशन होगा? नो नो, तो जो आपने सुना है, वेट अ मिनट, तो जो आपने सुना है दैट इज आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट कैन बी थ्रू सेरोगेसी, किसी और की बॉडी में इम्प्लांट हो गया, या फिर दैट कुड बी थ्रू टेस्ट ट्यूब. अब आप एनलाइटन करना चाहते हो तो हाँ, तो वो यही है. नहीं, सवाल ही ऐसा है बेटा, किसी को भी यही लगेगा. तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, वो जो सेल है, मतलब सेल का एक्चुअली जो पूरा मास है, इट्स नॉट अ सिंगल सेल ऑल्सो, तो वो ओवरी में, सॉरी यूट्रस की वॉल में इट विल अटैच लाइक दिस, सो दैट कोई भी मूवमेंट से वो मरे नहीं, ठीक है. अब वो इम्प्लांटेशन आप कोई और बॉडी पार्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, गलती से ऐसा हो सकता है कि zygote has traveled somewhere like what she said, but that obviously cannot survive.
placenta will form after the implantation. One thing very important for it to know is it is a common tissue between mother and child. The only common tissue. Doubt? फुल आएंगे ना आपको 10th में साइंस में बायोलॉजी ओके डन आपको नहीं आएंगे अरे सुपर बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ से जाते वक्त आप लोग so by 6:30 we have a paper prepared for you which you'll have to take and write down the test over here okay no why MCQ की टेस्ट क्यों करनी है आपको थियरी पेपर है ना आपका एमसीक्यू के लिए आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले सकते हो एट आव्या अकेडमी डन एनी डाउट सो फार ये टॉपिक में पूरा कोई डाउट है we also mentioned what if the egg is not fertilized that is done okay reproductive health what is reproductive health batao that if a person accidental if there is an accidental pregnancy or anything how is the health taken care of what are the possibilities what are the things one can administer बता सकते हो कुछ नहीं मालूम reproductive health को कैसे ध्यान दें what if there is an accidental pregnancy you heard I pill contraceptive measures what are contraceptive measures how a person can take care and not be pregnant that is called as being having contraceptive measures what I'm asking is after that after fertilization has occurred now what to do the person can administer I pill okay or such pills which can cause abortion or which can start menstruation eventually which is abortion right then what else if there are sterilization methods how can that be done surgical methods which are vasectomy and tubectomy right so vas differentia जो है उसको कट करके फोल्ड कर देते हैं वहीं पे so the sperms cannot pass ट्यूबेक्टमी पे जो फेलोपियन ट्यूब है उसे कट कर देते हैं so again the eggs cannot pass so this is vasectomy and tubectomy which is the surgical method any other method of implantation are you serious that is copper teas and stuff वो क्या होती है तो ये जो है जो लेट्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पे यूट्रस में the copper tea is administered like this it is a copper releasing structure and it will release such contents which will eventually target and kill sperms okay so they can be implanted for few years and then replaced clear any other methods that you know of mechanical barriers yes such as condoms yes anything else done that's it diaphragm also so mechanically yeah they are mentioned yes good so you can have such an answer for contraception and stuff तो आपको उसमें types में लिखना पड़ेगा और उसमें marks आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे if you write these words okay they're important fair enough so the chapter is like almost over done पक्का doubt नहीं है great next कौन सा है let's take live processes heredity लेना है I have to send it wait भेज तो दिया शायद
Heredity, even for those who are opting bio, heredity is the most important topic in 12th standard. ठीक है, हम लोग ऐसा हम ऐसा सर्वे एंड ऑल करते हैं कि भाई 12 to 14 इयर्स में कैसे क्वेश्चंस थे नीट में, नीट पता है ना, राइट? सो हमने देखा तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आया मॉलिक्यूलर बेसिस, व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू हेरिडिटी. सेकंड वाज दिस हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसी चैप्टर का एक्सटेंशन इन 12th ग्रेड. ठीक है, तो उसमें से एक साल में से 10 से 8 से 10 क्वेश्चंस आते. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं. So anybody who's targeting PCB should study them thoroughly, तो तुम्हारा मस्त 11th 12th प्यार से निकल जाए. Actually, frankly, we also did not know कि कितना कंटेंट 10th में आया है, because you know बहुत ज्यादा differences हो सकते हैं टेक्स्ट बुक में and updations होते हैं. बट मैंने देखा तो इवन आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी कि भाई तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा 11th एंड 12th की वजह से. आपके कोई भाई बहन है 12th में एंड 11th में who are doing PCB? So okay, so you should actually go and check their textbooks. If you want, you can download NCERTs also online. I mean, जिसमें से ये डाउनलोड करिए, वैसे वो भी देख सकते हो. सेम कंटेंट, जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन. जैसे लाइफ प्रोसेस में इट रिवॉल्व्स अराउंड डाइजेशन, देन मतलब न्यूट्रिशन, दूसरा आई थिंक इट इज सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है. बस इसको 4 चैप्टर में डिवाइड करके डाल दिया 11th कि भाई एक्सक्रीशन का अलग चैप्टर है. देन हाँ, डाइजेशन निकल गया है पोर्शन में से, बट वैसे ही बॉडी फ्लूइड्स है, सो वो अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया. आसान है वैसे, नॉट डिफिकल्ट. So I think we'll take this as the last chapter for the day. ठीक है, फिर आपकी तो टेस्ट भी आने वाली है. Let's start with heredity and variation. What is this part? Which branch of biology? Genetics, right? Pretty interesting. My favorite branch. Okay. What is genetics exactly? Inherited traits. What do you mean by inheritance? ऑफस्प्रिंग्स में आती है, करेक्ट. जैसे हमने बात करी थी कि आप और आपके सिबलिंग दोनों पेरेंटल जीन्स शेयर करते हो, पर आप दोनों अलग दिखते हो, प्लस आप दोनों के पेरेंट्स भी अलग दिखते हैं, राइट? और आप में कुछ ऐसी यूनिक चीजें भी हैं जो उनमें भी नहीं है, और भाई बहन में तो वैसे भी नहीं होती, वो एक्स्ट्रा का है, राइट? फाइन. सो आपको ये जो वेरिएशंस है, दैट इज व्हाट सेट्स यू डिफरेंट फ्रॉम देम. एंड जो सिमिलैरिटीज है, कुछ हैबिट्स भी हो सकती है, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ बच्चे एकदम हूबहू पेरेंट जैसे दिखते हैं, तो वो पूरी चीज जो आई है वो ऑब्वियसली उसी पेरेंट से जीन्स आए तभी दिख रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज ऑफ प्रॉपर्टी आल्सो that you can get from your parents. Apart from that, what you get for free are the genes. Okay, so पहले तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है. ये चारों अलग चीजें हैं. जीन्स क्या होता है? अरे क्या, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स है वो. व्हाट आर जीन्स? प्रैक्टिकली जुओलॉजी में हम, मतलब सॉरी बायोलॉजी में मुझे देख के समझ आती है चीजें, तो जीन्स को कैसे इमेजिन करूं? या इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. एंड डीएनए और क्रोमोसोम में क्या फर्क है फिर? बेटा उसमें से पढ़ पढ़ के तो मुझे भी पढ़ाना है. ओ हाँ, ओके. तो आर दे डिफरेंट? फॉर्म ऑफ डीएनए, या कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए को कॉइल करने की क्या जरूरत है? बताओ, हंस रहे हो तो बता ही दो, मत हंसो. व्हाट इज, ओके, एक सेल में डीएनए होता है तो मालूम है. आपके बॉडी में कितने डीएनए है? इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी लाइफ में चाहिए.
गलत जवाब। बॉडी में कितने डीएनए होते हैं? जितने सेल उतने डीएनए, हर सेल में एक डीएनए होता है। ठीक है, आपके ये कंफर्म बता रही हूँ। अब वो सेल में से अपने डीएनए निकाला, एक सेल का डीएनए निकाला। हाउ लॉन्ग इज दैट? एग्जैक्टली इट इज 2 meters लॉन्ग। ये बेंच से भी बड़ा है। एक सेल का डीएनए इज लॉन्गर देन दिस बेंच। बेटा नॉलेज यहाँ आके शेयर कर दो ना, तो फिर 2 मिनट रुक जाओ। तो दिस, इससे भी लंबा आपका डीएनए एक सेल का है, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है उसको सेल ही नहीं, सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर फिट करना। तो इसलिए डीएनए को कुछ प्रोटीन्स के आसपास, जैसे जैसे हम थ्रेड को लगाते हैं ना रील के आसपास, वैसे करके उसको आपके न्यूक्लियस में डाला जाता है। ठीक है, तो वो जो फॉर्म है कॉइल्ड फॉर्म, इसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन्स भी है जिसके वो आसपास मैंने लगाया है डीएनए को। और ये मेरा लेट्स से डीएनए है, ठीक है, उसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट में जो भी चीजें हैं वो डिसाइड करेगी मेरा आई का कलर। तो ये हो गया जीन फॉर आई कलर। ठीक है, कोई जीन इतना भी हो सकता है, कोई जीन इतना छोटा भी हो सकता है, कोई जीन बहुत बड़ा भी हो सकता है। सारे जीन्स की साइजेस डिफरेंट होती है। सो व्हाट इज अ जीन? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। What is the chromosome? DNA wound around a lot of proteins are my chromosomes. समझ में आया? Yes or no? तो आप अगर पेरेंट्स जैसे दिखते हैं तो ये जीन्स के वजह से दिखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट चीज जीन है, उससे बड़ा होता है डीएनए, उससे बड़ा होगा क्रोमोसोम। इतना अगर क्लियर नहीं है तो आप जेनेटिक्स मत पढ़िए। दिस थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। और हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ने के लिए एक सेट ऑफ फैमिली चलेगा, मतलब आप हो, आपके मम्मी डैडी, फिर दादा दादी और नाना नानी, ये माइंड में रख के चलोगे ना तब समझ आएगा जेनेटिक्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्लियर है? तो जो आप में भी कुछ चीजें होंगी जो आपके नाना या नानी से, दादा या दादी से आई है, लाइक एनी काइंड ऑफ फीचर, हेयर का कलर हो सकता है, आईज हो सकती है, हाइट हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज क्यों ट्रैवल कर रही है? बिकॉज वो आपके पेरेंट में था ना, ऑब्वियस है, उनके चाइल्ड है वो, तभी आप में आया है। इट कैन नेवर गो अवे, इट इज देयर इन यू, मे बी इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, फाइन, लेट्स गो अहेड। ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें किसी ने ध्यान दिया है कभी? ठीक है, तो अब दे दो। नाउ देयर इज दिस इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल के दो बच्चे हैं। ठीक है, ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, छोटे मोटे। अब ये इंडिविजुअल के दो बच्चे हैं, वो दोनों में वो उसके जैसी सिमिलर चीजें तो है ही, लेकिन उनकी अपनी अपनी भी कोई डिफरेंट चीजें हैं। इनके भी दो बच्चे हैं, एकदम उनके जैसे सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला एकदम सिमिलर, ऐसा जो एकदम पेरेंट जैसे सिमिलर होता है उसमें ये हुआ। समझ में आया? और आप ये चीज भूलेंगे नहीं कि इसमें से सारा ब्लू कलर जो इनमें आया है वो इनमें से आया है। तो एक कॉमन दादाजी या दादी जी जैसे ही बुआ, पापा, आप अपनी बुआ जैसा दिखना, ये वो बहुत कॉमन चीज है। क्लियर? सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स कि वेरिएशंस कैसे ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर है? फाइन, चलते हैं आगे। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब आपको जो आपके पेरेंट्स से जीन्स मिले हैं उसमें सिमिलैरिटी कितनी है। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ पे है ईयरलोब का। ये कैसा है? फ्री ईयरलोब, मतलब यहाँ पे ये कट है। कुछ लोगों का फ्यूज्ड ईयरलोब होता है तो ये कट नहीं होता। हाउ मेनी विद फ्री ईयरलोब्स? कभी ध्यान नहीं दिया तो दे दो। इवन मी। हाउ मेनी विद फ्यूज्ड ईयरलोब्स? यस, सो ये आप लोगों में ऐसा क्यों है? इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, उनके अंदर ऐसा था इसलिए आपके पास है। Alright, next, rules for inheritance and Mendel's contribution. Mendel was a mad guy. What did he do is, he was a priest at a particular church and he used to teach statistics. Mathematician था वो।
और वो चर्च के पीछे छोटा सा गार्डन दिखा तो उधर पता है पीस ग्रो हो रहे थे, बटाने। अब बटाने का प्लांट बहुत अच्छा है, उसमें येलो कलर के बटाने भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। उसका पॉट जो ग्रीन कलर का होता है जिसमें से अपन निकालते हैं, वो भी येलो या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। उसमें दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, पर्पल एंड पिंक, सॉरी पर्पल एंड व्हाइट। तो ऐसे 7 अलग अलग चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। तो वो ग्रो करने में पागल हो गए, ग्रो करे ही जा रहे, करे ही जा रहे, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चला कि दुनिया 3 रूल्स से चलती है, कॉल्ड रूल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, तो ये आपको आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए ये चीज आ सकती है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन द लॉज एंड व्हाट दे मीन। So number one is called law of dominance, which means कि let's say कि humans में tall height dominant है और dwarf height recessive है। इसका मतलब जिसके भी पास tall height का जीन होगा वो पर्सन tall ही रहेगा। अगर उसके पास dwarf height का भी जीन आता है फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर tall height का जीन है तो वो पर्सन tall ही रहेगा। समझ में आ रहा है? सो लेट्स से टॉल हाइट का जीन में कैपिटल टी दिखा रही हूँ, ये पापा से आया है सपोज, और अगर ड्वार्फ हाइट का जीन मम्मी से आया है तो भी आपकी हाइट कैसी होगी? क्यों? बिकॉज वो डोमिनेंट है, ऐसा मेंडल का कहना है। ऐसी चीजें हर एक चीज में होती है उनका कहना है। तो मैम किसी की हाइट ड्वार्फ होगी नहीं क्या? तो जिसके मम्मी और पापा दोनों में से उनको ड्वार्फ हाइट का जीन मिला है सिर्फ वही ड्वार्फ रहेगा, बाकी सारे कैसे होंगे? टॉल। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जिसको टॉल और टॉल का जीन मिला है पेरेंट्स से वो कैसे होंगे? टॉल। क्लियर है? तो ये इस पे डोमिनेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको मेंडल ने कैसे दिखाया है? क्रॉस करके दिखाया। देखा है क्रॉस आपने? पन्नेट स्क्वायर वाला दिया है आपके बुक में, ठीक है। तो इनमें उन्होंने क्या किया, दो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, पेरेंट्स चाहिए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ध्यान दो इधर। तो पेरेंट 1 इज टॉल वाला और पेरेंट 2 कैसा है? ड्वार्फ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है हम 2 क्यों लिख रहे हैं? एक टी भी तो लिख सकते हैं ना, 2 टी लिखने की क्या जरूरत है? 2 क्यों है? क्यों? क्योंकि इनको भी अपने पेरेंट्स से आया है ना। मैंने इसीलिए आपको कहा आपको एक सेट ऑफ फैमिली याद रखना पड़ेगा, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, you. That's how you will remember. They have two because this is from mom, dad, mom and dad. Clear? Now, इनमें से आप जब एक ऑफस्प्रिंग बनाते हो उसको F1 फर्स्ट फिलियल ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनमें से एक आएगा और इसमें से एक आएगा, हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन है एग और स्पर्म का, राइट? तो ये कैसा दिखेगा? मैंने अभी बताया आपको, टॉल। ये डोमिनेंस हो गया। ड्वार्फ बोलेगा मेरा भी तो आधा कंट्रीब्यूशन है, पर नहीं टॉल ही रहेगा। फिर हमने क्या किया, उसको समझ ही नहीं आया, सोचो सारे प्लांट टॉल दिख रहे हैं, उसको समझ नहीं आया ड्वार्फनेस कहाँ चली गई। तो क्या होगा? तो उन्होंने सेल्फिंग किया। व्हाट इज सेल्फिंग? सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ऐसा प्लांट क्रॉस्ड विद अगेन ऐसा ही, सेल्फ पॉलिनेशन, वही प्लांट का मेल और फीमेल लिया उन्होंने। समझ आया? तो मैम इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाने का हमको समझ में नहीं आता है, तो पन्नेट ने अपने को जवाब दिया, हम एक कॉम्बिनेशन को इधर लिखेंगे और दूसरे कॉम्बिनेशन को इधर, राइट? ये स्क्वायर इससे और इससे बना है तो इसमें वो दोनों लिख देंगे, ये स्क्वायर इससे और इससे बना है तो इनको लिखेंगे, ये बना है इन दोनों से तो इनको, सॉरी, इनको लिखेंगे, और ये इन दोनों से बना है तो इनको लिखेंगे। ठीक है, सो ये पोटेंशियल ऑफस्प्रिंग्स है कि इनके कोई भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो ये उसके प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं मैथ्स में आपको?
तो ये प्रोबेबिलिटीज हैं। तो एवरी 4 ऑफस्प्रिंग में एक कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट। ये प्रोबेबिलिटी 1/4। दूसरे डोमिनेंट पर ऐसे जीन्स वाले कितने होंगे, 2/4, 50%। और एक कैसा हो सकता है, कंप्लीटली रेसेसिव, मतलब कंप्लीटली dwarf, probability 1/4. So what is the probability of a tall offspring? 3/1 to 3, 75% probability. और probability of a dwarf offspring 25%। समझ में आया? मेंडल ने ऐसे कैलकुलेशंस किए थे परसेंटेज निकाल के। मैंने कहा ना पागल था, पर तुम्हें तो यही पढ़ना है, तो तुम पढ़ो। समझ आया? हमने यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली है, हाइट। तो इट इज नोन एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया? एक ही कैरेक्टरिस्टिक ली है, आप 2 ले सकते हो, 3, 4, 5। हम करते हैं 12th में ऐसा पागलपन, हम भी करते हैं, पर वो नीट की बात है, अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है? तो जो दिखता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो इनमें से कितने टॉल दिखेंगे, 3, और कितने ड्वार्फ, 1। तो मैं क्या कहूंगी, टॉल इज टू ड्वार्फ की फिनोटाइप क्या है, 3:1। ये उसका फिनोटाइपिक रेशियो है। वेयर एज मैम जीन्स, प्रॉपर सिमिलर जीन्स देखने जाए तो 2T, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर 2 स्मॉल, इसको क्या कहेंगे, जीनोटाइप। तो ऐसे कितने हैं, 1:2:1। So this is the genotypic ratio of pure breeding parents in a monohybrid cross. What is it, 1:2:1। जेनेटिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, यू हैव टू प्ले बाय देम। तो आप कैपिटल स्मॉल टी को ऐसे स्वाइप करके 1:1:2 ऐसे खेल नहीं सकते। ठीक है, जो दिया है वैसे ही अपने को करना पड़ेगा। क्वेश्चंस के हिसाब से चले तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, where you have to explain the monohybrid cross and why is it done. This can come for 3 to 4 marks. Is this very clear? So you should be very crystal clear as to what is law of dominance. Law of dominance says that the characteristic which appears in F1 generation, okay, which hides the other character, okay, is the dominant one, whereas the one which appears in F2 generation is recessive. Is this very clear? Any doubts? Pakka? What is second law? Law of segregation. What does that mean? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में चाहे ऐसा हो कैपिटल एंड स्मॉल, पर जब वो गैमीट्स बनाएगा तो वो कैपिटल के गैमीट्स अलग बनाएगा और स्मॉल के अलग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? एग्जैक्टली, जब आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ हाइट पढ़ी है, आप कलर एंड हाइट ले सकते हो, शेप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी इंटरमिंगल नहीं होंगी, वो मिक्स नहीं होंगी, they will be inherited separately. And let me tell you, all the 3 laws are wrong that you study in 12th, if you do. Okay, so whatever it is, these are 3 laws of Mendel. Okay, any more doubts to this? सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन थिंग, क्विकली बता दो, फीमेल्स में कौन सा सेक्सुअल क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है, एक्स एक्स। हाँ, फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री होगा। तो फीमेल्स में जो कॉम्बिनेशन है वो है एक्स एंड एक्स, मेल में है एक्स एंड वाई। सो ऑब्वियसली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मदर्स एंड दिस इज ऑफ father. Now mother can give only one X chromosome,
But if father also gives the X chromosome, it is a baby girl. And if mother gives X and father gives Y, congratulations, it's a baby boy. Okay? So I hope this is very clear. इसके आगे कुछ नहीं है ना? Last. Done? आई एम प्रिटी श्योर आपकी पूरी आज मैंने यूटिलाइज कर लिया आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, बट आई होप आपको समझ में आया है. ओके, आपका पेपर आता ही होगा. ऑल द बेस्ट. कैन यू प्लीज सेग्रीगेट एंड सिट? यस, अब यहाँ फर्स्ट बेंच. हाँ बेटा, हाँ बेटा, आ जाओ बेटा आगे. Yes, please use the washroom and everything and finish it off.